देखो हमने कल क्या समझा, पर्यावरण परिस्थिति की हो क्या है, क्या भला हो, कल हमने क्या क्या समझा। मैंने कहा हम 5-6 पॉइंट समझ लेते हमने। पहला पॉइंट कल मैंने समझा था, कल की क्लास में तो, कि जो पहले नंबर पर जो हमारी पृथ्वी ना, उसमें 2 प्रकार के घटक मौजूद होंगे, जितने भी तत्व उसमें 2 भागों में बांट लेंगे। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर उस हम एक तो बायोटिक कंपोनेंट होगा, एक नॉन बायोटिक कंपोनेंट होगा। सुन लो ध्यान से, क्योंकि आज मैं तुमसे सुनूंगा, इसे पहले ही पर्यावरण समझा रहा हूँ। तो एक पृथ्वी पर जितनी भी चीज तुम आसपास दिखाई दे रही ना, कुछ भी दिखाई दे रहा, उसे 2 भागों में बांट लो। एक तो वो जैविक हो सकता है या अजैविक होगा। तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली जितने भी तत्व मौजूद है, उन तत्वों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं जीवनता के आधार पर। उसके अंदर जीवन है कि नहीं है। अगर जीवन नहीं है तो उसे अजैविक घटक कहोगे, अगर उसके अंदर जीवन है तो उसे जैविक घटक कहोगे। समझ में आई बात है। तो जैविक घटक को इंग्लिश में कहोगे बायोटिक कंपोनेंट। जो मैं इंग्लिश का वर्ड बताऊं ना, उसको बहुत गौर से सुने करो, कि वही काम आवा पेपर में। फिर जो दूसरा जो अजैविक घटक है, उसे नॉन बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। जो पर्यावरण है ना, पर्यावरण परिस्थिति का प्योर टॉपिक कब आया, जो प्योर टॉपिक है उसका, इससे पीछे क्या पढ़ रखे थे, वो अलग सेक्शन है इसका। पर्यावरण को 3-4 भागों में बांट रखा आपने। एक तो पहले नंबर पर हम प्रदूषण पढ़ो, जो हमने पढ़ लिया। दूसरा पर्यावरण परिस्थिति पढ़ो, जो हम चल रहे हैं। तीसरे नंबर पर हम जो पढ़ेंगे बायोडिजेस्टिविटी पढ़ेंगे, बायोडिजेस्टिविटी जैव विविधता जिसे कहते हैं। और चौथे नंबर पर जाकर हम पढ़े जलवायु परिवर्तन। ऐसा करके हमारा पर्यावरण पूरा समाप्त हो जाए, और ये यूपीएससी के जीएस थर्ड में पेपर में काम आओ। बात समझ में आई है, कहाँ कहाँ काम आओ, यही काम नहीं आता। जितने भी पेपर देने जाओगे, कहीं भी पेपर देने जाओगे, क्वेश्चन टकरा गए, चाहे तुम यूपीएससी का पेपर भी ना दो, जब भी टकरा गए क्वेश्चन। समझ में आया बात। या तमाम प्रकार की परीक्षाओं में दूसरा समझ भी पैदा कर दो, पर्यावरण के प्रति तुम्हें सजग कर देगा, तुम्हें जागरूक बनाएगा, चेतना पैदा कर देगा तुम्हारे अंदर। एक विचारधारा हो जिसे हम पर्यावरणवाद कहते हैं, इन्वायरमेंटलिज्म, LISM, जिसमें लग जाने लिज्म, वह विचारधारा हो, उस विचारधारा से तुम प्रेरित हो जाओगे। आज उसकी परिभाषा भी लिखाऊंगा कि जो इंसान जितने भी ना, जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, ऐसे कहते हैं, इसके अंदर एक नई प्रकार की आइडियोलॉजी डेवलप हो चुकी, एक नई विचारधारा इसके अंदर जन्म ले चुकी, जिसे हम पर्यावरणवाद कहते हैं। वो पर्यावरणवाद की जो लाइन लिखवाऊंगा मैं तुमको, वह मेंस के उत्तर में लिखने में कभी भी काम आ सकती है। तुम समझ में आया हमारी इस तरह। तो 3 तरीके से पढ़ना है। नंबर फर्स्ट, एक तो पेपर में आ गया। दूसरा, हम इसके प्रति सजग होना, पर्यावरण की जानकारी होनी चाहिए, दूसरा नंबर पर। और तीसरे नंबर, तमाम प्रकार की परीक्षाओं टकरागा, जब चाहे जब कुछ परीक्षा दे लो। ये नहीं कह सकते तुमने पढ़ नहीं रखा। तो पर्यावरण परिस्थिति की है, उसका क्लास नंबर 28 है। कल हमने क्या समझाया था, कल हमने समझाया था भाई, जो पृथ्वी पाई जाने वाली, जो हमारी अर्थ है, जिस प्लेनेट पर हम रह रहे हैं, इसको 2 प्रकार के तुम्हें तत्व मिलेंगे। एक तो बायोटिक कंपोनेंट होंगे, एक नॉन बायोटिक कंपोनेंट होंगे। बायोटिक कंपोनेंट जैविक घटक उसे बोलेंगे, जिसमें जान होगा, प्राण होगा। जैसे तुम्हारे अंदर जान प्राण है, डंगर हुए, आया समझ में, कुत्ता बिल्ली जो भी जानवर आसपास दिखाई दे रहा, सभी बायोटिक कंपोनेंट। पेड़ पौधे हुए, जीव जंतु हुए, ये सब बायोटिक कंपोनेंट, इन्हें जैविक घटक कहते हैं। जिसके अंदर सांस प्राण नहीं है। हवा हुआ, हवा के अंदर सांस थोड़ा ही है। अभी अंदाजा लगाओगे, हवा तो हम ऑक्सीजन दे, उसके अंदर सांस क्यों नहीं है? हवा हम ही तो ऑक्सीजन दे रही। ये 5 kb का दिमाग लगाओगे, फिर पानी, पानी के अंदर नहीं जाना। पानी सजीव नहीं है, वो भौतिक चीजों में काउंट होगा। जो भौतिक चीजों में काउंट होगा, अजीब घटक होगा वो। समझ नहीं बात यार। उसके बाद समझ में आ रहा नहीं, तापमान तो तापमान में तो जान हो, उसका में एनर्जी मिले, तो ये दिमाग नहीं लगाना है। समझ में आया बात क्या, ये साइंस वाले घर बैठे रही हो। तो जैविक घटक होंगे और अजैविक घटक होंगे। तो जो जैविक घटक नहीं होंगे, जिसमें सांस प्राण होगा, जो गति कर सकता है, जिसमें स्वयं चलने की क्षमता होगी। समझ में आया बात है। जो गति कर सकता है, जो सजीव होगा, उसे हम जैविक घटक बोल लेंगे। जो निर्जीव होगा, उसे अजैविक घटक बोल लेंगे। तो जैविक और अजैविक घटक दोनों मिलाकर हमारी पृथ्वी बनी हुई है। बात समझ में आई बात। ये मैंने सबसे स्टार्टिंग बताई थी, ये पता होनी चाहिए। मनुष्य पृथ्वी पाई जाने वाले तत्वों को 2 भागों में बांट लें, जैविक घटक, अजैविक घटक। बात समझ में आ रही। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमने कल अपनी बात स्टार्ट करी थी कि मैंने तुम्हें समझाया था कि भाई, उसके बाद दूसरे नंबर पर आए थे ऑर्गेनिज्म, जिसे बोलते हैं जीव। जब हम जीव की बात करते हैं ना, जीव को इंग्लिश में ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जो जीव हो, क्या हो, जीव एक एकल प्रजाति हो, इंडिविजुअल व्यक्ति। मान लो एक मनुष्य, तो मैं अकेला जीव, एक व्यक्ति की बात हो रही है, जहां एक व्यक्ति की या इंडिविजुअल की या एकल प्रजाति की एक प्राणी की बात होगी, उसे हम जीव बोल लेंगे। अकेली बिल्ली, इतनी सारी बिल्लियों में एक ही बिल्ली, तो इसका मतलब वो जीव है। समझ आई बात है। बहुत सारे भैंस, सभी भैंसों में एक ही भैंस, जंगली भैंस। ऐसा समझ, देखी किसी ने जंगली भैंस? नहीं देखी। 100, 150, 200 तैनातों बच रही, पृथ्वी पूर्ण समाप्त हो चुकी। अभी मैं देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, अफ्रीका के अंदर ने एक गेंडा, 2 सींग वाला गेंडा हो और सफेद व्हाइट का, वो एक ही बच रहा है, और वो भी मादा गेंडा बच रहा हो, एक ही बस वो। और उसकी इतनी सुरक्षा करी जा रही, उसका जो नर प्रजाति वह भी समाप्त हो चुकी, अब वो एक ही बच रहा, उसकी इतनी सुरक्षा करी जा रही। और बाद में जाकर पता चला, कुछ दिनों बाद उसका दूसरा वीडियो मर ही गया। यानी वह प्रजाति पूरी तरह एक्सटेंट हो चुकी। एक्सटेंट का मतलब वो पूरी तरह विलुप्त हो चुकी, और वह प्रजाति पृथ्वी दुनिया में कभी जन्म नहीं ले सकती दोबारा। इसीलिए हमें इनके प्रति जागरूक होना होगा। यूं नहीं है कि जानवर को हमें क्या लेना, इन जानवर तो क्या लेना, ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से तुमसे जुड़े हुए हैं। ये बात तुम्हें दिखाई नहीं देती, यह बात तुम्हें पर्यावरण पढ़कर समझ में आ गई।
पर्यावरण परिस्थिति जो पढ़ लोगे ये बात तुम्हें तब समझ में आएगी कि जितने भी जानवर आसपास तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब तुमसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। समझ में आया बात? ये बात हमें समझ में नहीं आती, दिखाई नहीं देती है। मनुष्य इतना उपभोक्तावादी हो चुका, आज वर्तमान समय में जो उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रचार प्रसार तेजी के साथ हो रहा, वो हर वस्तु को उपभोग करना चाहता अपनी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन वो ना पर्यावरण को इग्नोर कर देता, डिनाई कर देता, उसके प्रति सजग नहीं है, संवेदनशील नहीं है। समझ में आया बात? वो ये बात भूल जाता मनुष्य को जो जीवन प्राप्त हुआ ना, इस जैव विविधता प्राप्त हुआ। वनों में रहने वाले जीवों तो हम उन पर ही आश्रित है, वे हमारे पास आश्रित है। समझ बात? वे हमारे पर बाद में आश्रित है, पहले हम उन पर आश्रित है। ये बात हम भूल जाते हैं, बात हमें पता नहीं जितने मनुष्य। इसलिए तुम्हें पर्यावरण पढ़ाया 2015 के बाद है ना, 2015 के बाद इस जो यूपीएससी का पैटर्न हो उसमें तेजी के साथ परिवर्तन हुआ। जैसे परिवर्तन हुआ, उन्होंने भरमार मात्रा में प्रश्न पूछना स्टार्ट कर दिया। समझ में आई बात है? और तब से 15, 20, 25 क्वेश्चन हर साल पूछो, 15, 20, 25 क्वेश्चन पूछेगा एनवायरमेंट के। इसे लग नहीं कर सकता। बात समझ में आई ना? दूसरा क्या है, देश जितनी तेजी के साथ तरक्की कर रहा, अभी भारत का जो ग्रोथ रेट है वो पता कितना? भारत का ग्रोथ रेट 7-8%, 6-7%, 8% ग्रोथ रेट का मतलब हम अच्छा काम कर रहे दुनिया में। कंपनी लग रही, फैक्ट्री लग रही, विकास हो रहा है, सड़क बनने, बिल्डिंग बननी, इसे ग्रोथ रेट कहते हैं। सब अच्छा हो रहा है हमारे देश में। अच्छा, इस अच्छा होने के दौर में हम पर्यावरण को ध्यान में नहीं रख रहे। तुम जो विकास तो कर रहे वो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास नहीं कर रहे। इसलिए ऐसे विकास को हम सतत विकास नहीं कहने के, धारणीता विकास नहीं कहने के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, धारणीता विकास होना चाहिए, सतत विकास होना चाहिए। इसलिए पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी होगा। समझ में आई बात? नहीं तो हम जो हमारे पास पृथ्वी पर संसाधन मौजूद है वो हम अपने लिए अपनी आवश्यकता तो पूर्ति कर सकते हैं, तो जो हमारी आने वाली पीढ़ियां होंगी उनके लिए हम लंबे समय तक बचा कर नहीं रख सकते जो संसाधन है। तो हमें अपने संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम इन संसाधनों को बचा कर रख सके और लंबे समय तक सस्टेन कर सके। बात समझ में आई? इसलिए तुम्हें पर्यावरण पढ़ाया जा रहा है। समझ में आया बात? अब पर्यावरण पढ़ोगे तो पर्यावरण में रहने वाली प्रत्येक चीजों की जानकारी होनी चाहिए। पर्यावरण तो बहुत बड़ी चीज है, उसके अंदर जो छोटी छोटी चीजें एक एक चीज करके पढ़ते हैं। समझ यही बात है, ताकि हमारा काम भी हो जाए और दूसरा हमारा इसके प्रति जागरूक भी हो जाए, पता होना चाहिए। आज भी तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी बातें पता लगेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे ना तो तुम ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देगी इसके अंदर, सोचोगे हम कहाँ थे यार, अब तक हमें पता ही नहीं यहाँ क्या हो रहा है हमारे आसपास ही। समझ में आ बात है? तो पहले नंबर पर कल हमने लास्ट में तो दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था जीव किसे कहते हैं। जीव को इंग्लिश में ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑर्गेनिज्म पर बात कर रहा था मैं। तो जीव जब बात करते हैं, जीव तो एकल प्रजाति की बात करते हैं। एकल प्रजाति सिंगल जो हमारा ऑर्गेनिज्म हो, उसका मतलब अगर बिल्ली तो बिल्ली की बात करेंगे किसी आवास में, किसी एक विशेष क्षेत्र में। जब हम किसी एक जीव की बात करते हैं उस ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जीव कहते हैं, जिसके अंदर सांस होगा, प्राण होगा, जो चलता होगा, हिलता होगा, डुलता होगा, उसे हम जीव कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। दूसरे नंबर पर ऑर्गेनिज्म या जीव। ऑर्गेनिज्म इंग्लिश में नाम, इंग्लिश का नाम हिंदी में लिख दो, मैंने पहले बता दिया तुम्हें। समझ में आया बात? जो ऑर्गेनिज्म होगा इसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसके बाद हमने पता क्या पढ़ा? ऑर्गेनिज्म के बाद पढ़ा हमने दूसरे नंबर पर पॉपुलेशन, जनसंख्या पढ़ी। जनसंख्या को एक नाम था जो मैंने कल नहीं बताया था, मैं बता रहा हूँ, उसे समष्टि भी कहते हैं। समष्टि, हाँ, ऐसे नाम दिखा देंगे कंफ्यूज कर देंगे तुम्हें। ऐसे समष्टि कह दो या जनसंख्या कह दो, आया समझ में? तो जनसंख्या कह दो, समष्टि कह दो या पॉपुलेशन कह दो। पॉपुलेशन कह दो। तो पॉपुलेशन क्या पढ़ा था मैंने बताया था तुम्हें। समष्टि किसे कहते हैं? अगर एक ही प्रजाति के बहुत सारे जीव एक ही स्थान पर रहते हो, एक ही प्रजाति के बहुत सारे जीव एक ही स्थान पर आ रहे हैं, एक ही प्रजाति से मनुष्य प्रजाति, जानवर तो नहीं था वहाँ, सारे मनुष्य ही तो हो, आया समझ में? तो सारे सारे मनुष्य की प्रजाति, इसका मतलब एक ही स्थान पर आ रही, इसका मतलब तुम्हें कह सकते हैं जनसंख्या, या एक ही प्रजाति की जनसंख्या, इसे समष्टि कह सकते हैं। समष्टि ये जनसंख्या कह सकते हैं, पॉपुलेशन कह सकते हैं। पॉपुलेशन आया समझ में? ये पूरा का पूरा एक समुदाय है। इस समुदाय के अंदर यानी एक जो जीव है, जो जीव रह रहे हैं, तुम जीव ही तो सब, तुम्हारे अंदर सांस प्राण है नहीं, जीविक घटक में आओगे तुम, सांस प्राण हो जीविक घटक में आओगे, नहीं होगा तो जीविक घटक में आओगे। तो इसका मतलब तुमने इस क्षेत्र में, एक विशेष क्षेत्र में रह रहे हो तुम, तो इसके लिए तुम जीव कहलाओगे। और ये इतनी सारी संख्या ना, एक ही प्रकार की प्रजातियों के जीवों की संख्या, उसे हम समष्टि कहते हैं, उसे हम जनसंख्या कहते हैं। समष्टि पता लगी? हिंदी का नाम इसलिए बताया, वहाँ पेपर में ऐसे नाम दिख जा। अब तुम जनसंख्या तो पता था, तुम पता नहीं समष्टि क्या हो, अगर वो दे देता तुम्हारी स्थिति हो जाती। पढ़ना पड़ा बहुत सारा, मजाक की बात थोड़ा ही है। तीसरे नंबर पर जाओ। तीसरे नंबर पर हमने कल लास्ट वाली क्लास में समझा था समुदाय क्या हो। समुदाय समझा था ना? समुदाय क्या हो? जो एक ही प्रकार के जो जीव हो, एक ही प्रकार के जीव तो मान लो, अगर एक ही प्रकार के जीव हो तो जनसंख्या। अगर एक ही प्रकार के जीव, एक नहीं दो प्रकार के जीव, दो नहीं 3 प्रकार के जीव हो, मतलब मान लो जानवर भी है इसी, भैंस भी है इसी,
गाय भी यही सी, आया समझ में, अलग से पक्षी भी यही सी, कीट पतंगे भी यही सी, आया समझ, कीड़े मकोड़े, सांप की मासी भी यही सी घूम रही, कोई दिक्कत थोड़ा ही है। छिपकली वगैरह भी आसपास सब यही घूम रही। इसका मतलब बताओ 5-6 प्रकार के, दो या दो से अधिक प्रकार के जीव नहीं है एक ही स्थान पर। तो इसे हम पता क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं समुदाय, कम्युनिटी। कम्युनिटी, कौन लिटी नहीं, कम्युनिटी। हाँ, तो कम्युनिटी से समुदाय बोलते हैं, बात समझ में आई है। तो ये समुदाय हो हमारा। तो समुदाय में ना बहुत सारी जनसंख्या हुआ, बहुत सारी जनसंख्या, अलग अलग प्रकार के जो जीव हो ना, उनके जो अलग अलग प्रकार के जो जीव हो, अलग अलग प्रकार की प्रजाति होगी, उनकी जो संख्या होगी उसको समुदाय बोलते हैं। अलग अलग प्रकार की प्रजाति होगी, उनकी जो संख्या होगी, कुल संख्या होगी, उस या संघ होगा, उनका समूह होगा, उस हम समुदाय बोलते हैं। ये बात हमने कल भी समझी थी, बार बार इसलिए रिपीट करूंगा, मैं जान पूछ कर रिपीट करूंगा, जहां परिभाषा आ गई ऐसे में पढ़ाते वक्त उसमें भी करूँ, तो पिछले वाली क्लास में ऐसा इसलिए करूँ ताकि तुम्हारे परिभाषा याद हो जाए, तो दिमाग में भी बैठ जाए। चौथे नंबर पर बात समझ में आई है, समुदाय। तो जनसंख्या बढ़ा होगा, समुदाय बढ़ा होगा, समुदाय बढ़ा होगा, सीधी सी बात। अगर तुम तालाब के अंदर चले गए, तालाब के अंदर, तो जैसे तुम तालाब के अंदर जाओगे तो वहां तुम तालाब का पूरा समुदाय नहीं दिखाई देगा, तुम एक साथ कई सारे जीव दिखाई देंगे, तुम एक साथ कई सारे जीव दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे, ठीक। अच्छा, इस समुदाय को हम जैविक समुदाय भी कहते हैं, जैविक समुदाय, जैविक समुदाय। इसमें अजैविक चीज आ गई, इसमें अजैविक चीज आ गई क्या, अजैविक चीज कहां जाएगी इसमें, समुदाय का मतलब ही हो जैविक, इसमें अजैविक चीज नहीं आने की। उसके बाद मैंने तुम बताया था, समुदाय के बाद क्या बताया था, पारितंत्र, पारितंत्र। अच्छा, पारितंत्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम, इको। अब इकोसिस्टम क्या बताया था मैंने तुम्हें, बताया था जो समुदाय हो ना, समुदाय, जो समुदाय हो, और समुदाय कैसा, जैविक समुदाय, जैविक समुदाय। और समुदाय में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी प्रजाति आ सके एक साथ, बहुत सारी प्रजातियों की संख्या आ सके समुदाय हो। अगर इसमें तुम ना अजैव घटक जोड़ दो, अजैव घटक ये जोड़ दो, तो सारा क्या मिल जाएगा, हमारा परितंत्र बन जाएगा। ये हमारा परितंत्र हो, इकोसिस्टम इसे बोलते हैं। अगर जैविक समुदाय में अजैव चीजों को जोड़ दिया जाए तो हमारा जो बनता होगा वो परितंत्र होगा। और इसे जैविक समुदाय को हम, ये जैविक समुदाय, ये जैविक, तो जैविक समुदाय क्या दो, जैविक समुदाय में जब अजैविक घटक जोड़ दोगे तो हमारा परितंत्र बन जाएगा। परितंत्र को इकोसिस्टम कहते हैं, इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम ऐसे कह सकते हैं, जैविक और अजैविक जो चीज होगी, जैविक और जो अजैविक घटक होंगे, जैविक घटक होंगे या अजैविक घटकों, और अजैविक घटक होंगे, या जैविक समुदाय का अजैविक घटकों के साथ जो संबंध होता है, इसे अध्ययन करना कहलाता है इकोलॉजी, इकोलॉजी। लॉजी जहां सब दिख जाना उसका मतलब अध्ययन है एक प्रकार का हो, इकोलॉजी। इकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं परिस्थितिकी, वो लिखा हुआ परिस्थितिकी। बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत? ये पारिस्थितिकी है और ये क्या है, पारितंत्र। तो क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी पारितंत्र, पारिस्थितिकी पारितंत्र। जीवों का जो सजीव है ना, सजीव क्या दो, इसे दूसरी भाषा में इसे कहते हैं जैविक, जैविक समुदाय का अजैविक घटकों के साथ अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र कहलाता। पारिस्थितिकी तंत्र कह दो या पारितंत्र कह दो, मतलब एक ही दोनों। आए समझ में? अब आज मैं तुम्हें छोटी छोटी बातें बताऊंगा। ये पारितंत्र शब्द किसने दिया, इकोलॉजी शब्द किसने दिया, भारत में इकोलॉजी का पिता कैसे कहा जा, दुनिया में इकोलॉजी का पिता कैसे कहा जा, ये छोटे छोटे प्रश्न पीसीएस की परीक्षाओं में पूछ लो, और छोटी छोटी परीक्षाओं में बहुत पूछ, इसलिए मैं विशेष तौर पर नोट्स में लिखाऊंगा। इसके बाद मैंने तुम्हें क्या बताया था, पारितंत्र के बाद, पारितंत्र के बाद मैंने तुम्हें बताया पारितंत्र के घटक। पारितंत्र के दो ही घटक बताते हैं, एक तो बताया था तुम्हें जैविक घटक, एक अजैविक घटक। और जैविक घटक में मैंने 3 चीज बताई थी तुम्हें, एक तो बताया था उत्पादक हो, उत्पादक हो जिसे हम प्रोड्यूसर बोल लो, दूसरा हो उपभोक्ता, और तीसरा हो अपघटक। पहला तो उत्पादक होगा, और दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक होगा। और इसमें जो अजैविक घटक था, इसमें भौतिक वस्तुएं भी आएंगी और रासायनिक वस्तुएं भी, भौतिक घटक भी आएंगे इसमें और रासायनिक घटक भी आएंगे। इतना ही पढ़ा था हमने, इसके बाद ही पढ़ा था, कुछ नहीं पढ़ा था ना, ठीक है। आज मैं क्या समझाने वाला हूँ तुम्हें, आज मैं तुम्हें समझाऊंगा जो परितंत्र है या इकोलॉजी है, ये सब दिया किसने। अब मैंने तुम्हें बताया था इसकी परिभाषा भी लिखना था, परिभाषा भी लिखी थी मैंने इसकी, परितंत्र की। अच्छा, परितंत्र बड़ा होगा, समुदाय बड़ा होगा, समष्टि बड़ा होगा, परितंत्र बड़ा होगा, परितंत्र में सब कुछ समाहित होगा। परितंत्र को हम इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। और उसने इकोसिस्टम को लेकर सवाल पूछा हुआ, कैसे सवाल पूछा हुआ, निम्नलिखित में से इकोसिस्टम को, इकोसिस्टम का सर्वोत्कृष्ट वर्णन कौन सा करता है, सबसे अच्छी इकोसिस्टम की कौन सी परिभाषा। नंबर फर्स्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और उसमें तीसरे नंबर पर एक परिभाषा लिखी हुई थी कि जैविक समुदाय का अजैविक समुदाय के साथ मिला देंगे तो हमारा परितंत्र बन जाएगा। यही परितंत्र की परिभाषा थी। यानी केवल परिभाषा तो भी सवाल पूछा हो, जो दोनों पढ़ रखी, समझ रखी अच्छी तरह, उसी लाइन को पहचानना पड़ो उसमें। तो ऐसे सवाल है वो, मेंस में कोई सवाल नहीं आने का यहाँ तक, मेंस का मतलब लिखने वाला सवाल। बात समझ में आई है?
उसके बाद आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम नोट करेंगे। और नोट में क्या समझेंगे हम? आज हम नोट में समझेंगे अच्छी तरह कि यार ये जो इकोसिस्टम, पारितंत्र, इकोलॉजी, पारिस्थितिक, ये यहां तक कैसा सवाल पूछ सके, ऑब्जेक्टिव सवाल। तो नोट में लिखो NOT, नोट। नोट में अब हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, HISTORY, हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, ऑफ इकोलॉजी। इसे बोलते हैं परिस्थिति का इतिहास क्या है। ये शब्द दिए किसने, कौन कौन सा शब्द किसने दिया? पहला पॉइंट, अगर तुमसे पूछा जाए ना कि जो पारिस्थितिकी है, ये पारिस्थितिकी शब्द, पारिस्थितिकी शब्द वैश्विक स्तर पर जो पारिस्थितिकी का पितामह किसे कहा जा, फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहा जा, फादर ऑफ इकोलॉजी। क्योंकि जिसने ये शब्द दिया वो कोई व्यक्ति, इंसान तो होगा ही, तो उसका नाम देकर पूछ लेगा तुमसे। समझ में आई बात है? पर्यावरण का कहीं भी पेपर देने का मौका मिलेगा, इसका नाम पहले पूछेगा। अगर पर्यावरण को पढ़ने भी चलोगे, सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल का नाम आएगा। नाम लिखने जा रहा हूं और तमीज से लिख लेना इसका नाम। लिखो, पारिस्थितिकी के पिता, पारिस्थितिकी के पितामह, पितामह, नाम लिखने जा रहा हूं अर्नेस्ट हैकेल। हकला नहीं है, हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल है, ये पारिस्थितिकी के पितामह कहा जा वैश्विक स्तर पर। इन्होंने ये शब्द दिया था, इसकी खोज करी थी, जैविक अजैविक घटकों के साथ इन्होंने अध्ययन करा था इसका। और ये शब्द दिया था इन्होंने 1869 में। और जर्मनी के वैज्ञानिक थे। इतना नहीं पूछने का, वैसे लिख दिया मैंने। इसका नाम पूछा सिर्फ पेपर में। दूसरे नंबर पर बात समझ में आई? कभी कभी ये भी पूछ ले, जो परिस्थितिकी शब्द, ये शब्द किसने दिया? अच्छा, परिस्थिति का पितामह तो कहा जा अर्नेस्ट हैकेल को, लेकिन ये शब्द ही पूछे किसने दिया, तो RH रिटर, उसका नाम है रिटर, रिटर महोदय। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? पारिस्थितिकी देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखो, रिटर, H रिटर पूरा नाम था, H रिटर। तीसरा, याद रहेगी बात या? अर्नेस्ट हैकेल। लेकिन ये परिस्थितिकी जो शब्द ये किसने दिया? RH रिटर ने। आया समझ में? अब तीसरे नंबर पर अब बात करते हैं, जो ये तो वैश्विक स्तर पर परिस्थिति का पितामह। अब भारत के अंदर ना एक व्यक्ति थे, बहुत बड़े प्रोफेसर भी हुए हैं, और उन्होंने भारत के अंदर ना पारिस्थितिकी की खोज करी, पारिस्थितिकी। तो भारत के अंदर पारिस्थितिकी का पितामह किसे कहा जा, तो उसका नाम है रामदेव मिश्रा। हाँ, रामदेव मिश्रा। कई परीक्षाओं में सवाल पूछ दिया, बहुत फेमस है भारत के अंदर। अगर पारिस्थितिकी का पितामह किसे कहा जा, तो इन तीनों तो पक्का सवाल निकाल लगा। जब भी पर्यावरण का कुछ सवाल करने बैठोगे तुम, कोई पेपर देने बैठोगे, यहाँ तो पक्का सवाल निकाल लगा। एक तो अर्नेस्ट हैकेल तक, और दूसरे नंबर में मैंने तुम्हें क्या बताया? दूसरे नंबर बताया रामदेव मिश्रा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। लिखो, लिखो, भारत में पारिस्थितिकी के जनक, भारत में पारिस्थितिकी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। कभी कभी ऐसे लिख दो, प्रोफेसर PR मिश्रा, ऐसे लिख दो वहां पेपर में, तो कंफ्यूज मत हो जाना। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा।
तू मेरे सवेरों का सब कुछ लागे। बात समझ में आई है? कोई दिक्कत? चलो एक चीज और बताता हूं तुम्हें। तो सबसे पहले क्या आगा? ऑर्गेनिज्म आगा, नहीं आगा? सबसे पहले जीव आगा, उसके बाद समष्टि आ गई, उसके बाद समुदाय आगा, उसके बाद पारितंत्र आगा। ये देख तो पढ़ा था ना, इसके बाद तो नहीं कुछ पढ़ा है। इसके बाद आगा जीवोम, दूसरी भाषा में कहते हैं बायोम। बायोम जो नाम है इंग्लिश का, हिंदी में जीवोम कहते हैं, जीवोम। आज से पढ़ना मतलब इससे बात समझ में आई है? वो तो आराम से समझा रहा हूँ मैं, और सवाल भी मैं साथ साथ बता चलूंगा जहाँ जहाँ तक सवाल आया हुआ। समझ में आया बात है? जहाँ जहाँ तक सवाल आया हुआ मैं साथ साथ बता चलूंगा, यहाँ तक सवाल आया हुआ, लेकिन केवल पीसीएस में, यूपीएससी में सवाल लिया का। ये 3 लाइन पीसीएस की, समझ में आई बात है? पीसीएस में सवाल पूछा, छोटी छोटी वनडे एग्जाम की जो परीक्षा हो उसमें कई बार सवाल पूछ रखा है। अंडर्स टेकल का, रेटर का नाम दे दे, रामदेव मिश्रा का नाम दे देगा कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जा रहा है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को। कभी जीवन काल में मौका मिला ना इसकी हिस्ट्री पढ़ना इस बंदे की, समझ आई बात? अभी इसकी लड़की कुछ दिन पहले इंटरव्यू दे रही थी और सुदिन ने बोल रही थी लड़की थी, पता नहीं कौन दिन परिवार की थी। देखो जाओ मैं क्या क्या कर रहे हैं यार ये। अब देखो अगर मुझे ना सजाना हो, अच्छा मुझे सजाना हो ना, जो पारिस्थितिकी है, ऐसे कितने पॉइंट हो गए मेरे? कितने पॉइंट हो गए? कल कितने पॉइंट पढ़ाए थे? आज 7वां पॉइंट है यहाँ से। ये सब नोट में नीचे का जो मैंने पढ़ाया नोट में। अब 7वां पॉइंट, और जो 7वां पॉइंट है थोड़ा ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी से लिखा हुआ क्या? समझ जाओ। पारिस्थितिकी के पद सोपान नया वर्ड मिल रहा ना, पद सोपान। पद सोपान को बोलते हैं हायरार्की। हराम की नहीं, हायरार्की। हायरार्की ऑफ इकोलॉजी, इसे बोलते हैं हायरार्की। HIEAR, हायरार्की ऑफ इकोलॉजी। इसे पारिस्थितिकी का पद सोपान कहते हैं। इसका मतलब क्या हो? इसका ये मतलब हो सबसे पहले क्या आगा, उसके बाद क्या आगा, पद एक पूरा क्रम बन जा। सबसे पहले आगा, ये जो मैं ऊपर लिखने जा रहा हूँ ये पूरा का पूरा क्रम हो। सबसे पहले जीव आगा, जीव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले जीव आगा, और जीव के बाद क्या आएगी? समष्टि। कमकती नहीं, समष्टि। कमकती आएगी तुम्हारी। इसका दूसरा नाम भी था एक जनसंख्या। तीसरे नंबर बताओ, तीसरे नंबर पर जनसंख्या। समुदाय, जैविक समुदाय। जिंदगी में कभी जिस चीज का डर लगता हो ना तुम, एक बार उसके अंकों में जाकर झांक लो, डर परमानेंट के लिए खत्म हो जाओगे। सच में भूत तो डर लगा। जैविक समुदाय के बाद आगा पारितंत्र। तो पूरा का पूरा क्रम नहीं बना हुआ, क्या? पारितंत्र के बाद है ना, पारितंत्र के बाद जो आगा, अच्छा इसे इकोसिस्टम नहीं कहते, इको सिस्टम। और जो पारितंत्र होगा, पारितंत्र के बाद आगा जीवोम। जीवोम को हम दूसरी भाषा में इंग्लिश में कहते हैं बायोम। तो आजकल ने इंग्लिश के नाम हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दिया, सुनो समझ आई बात है? तो बायोम कहते हैं। अब तक हमने ये नहीं पढ़ा जीवोम या बायोम किसे कहते हैं। आज हम यही पढ़ेंगे कि जीवोम और बायोम किसे कहते हैं, ये हमारा। तो पारिस्थितिकी का पद सोपान क्रम समझ में आया तुम्हें? पारिस्थितिकी के पद सोपान क्रम समझ में आया? अगर तुमसे यही पूछ लिया, वहां पर्सन देख पूछ लिया कि पारिस्थितिकी का पद सोपान क्रम बताइए, और ये 4 नाम दे देता तुम्हें, 1 2 3 4 5, इनका पद सोपान क्रम, तुम्हें पर्सन का उत्तर तो पता, लेकिन जो ऊपर भाषा लिखी हुई है नहीं पता तुम्हें पद सोपान क्रम का। तो जब भी तुम किसी क्वेश्चन को करने बैठो
कभी भी पेपर को करने बैठो तो संधि विच्छेद कर करके प्रश्न का उत्तर निकाल रहा है। इसका मतलब क्या, परिस्थिति का मतलब पता लग चुका, पर्यावरण के बारे में पूछ रहा है। पद सोपान का, सोपान का मतलब क्या हो, अलग अलग करके देखना, सबसे पहला क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये से तो बोल रहा है हायरार्की, हराम की नहीं हायरार्की। जैसे तुम देखोगे हमारी जो संसद हो, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल हो, उसमें हायरार्की नहीं होती। सबसे ऊपर तुम प्रधानमंत्री हो, फिर नीचे दूसरे मंत्री आऊंगा, फिर उससे नीचे छोटे मंत्री आएंगे, फिर उससे नीचे छोटे मंत्री आएंगे, फिर उससे नीचे छोटे मंत्री आएंगे। तो एक पूरी की पूरी हायरार्की नहीं बनी हुई। क्या बनी हुई? जैसे तुम्हारे घर में भी हायरार्की पाई जाएगी, सबसे ज्यादा तुम्हारे घर में किसकी चलती होगी, जिसकी चलती होगी वो सबसे ऊपर हो उस हायरार्की में, फिर उससे नीचे किसकी चलती होगी, फिर उससे नीचे किसकी चलती होगी, कहीं ना कहीं तुम उस हायरार्की में होंगे। बात समझ में आए बात है? अच्छा, जैसा मेरे घर में हूँ ऐसा समझ में, तो मेरे घर में सबसे मेन में ही हूँ, ऐसा समझ में, सबसे मेन में ही हूँ। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगा मैं थारे घर में मैं ही हूँ, दिखो देखिए तेने गुण भी रखे हमारे छुट्टी में चैन नहीं लेने देता सुन लो, तो सबसे ऊपर हायरार्की, तो सबसे ऊपर होगा, उसके नीचे हुआ, फिर उसके नीचे वाला कैंडिडेट होगा, फिर उससे पूरी पूरी हायरार्की बनी हुई। इसे पद सोपान क्रम बोलते हैं, पद सोपान। याद रखिए क्या बात है, ऐसे तो पूरा पूरा हायरार्की बनी हुई। अगर 4-5 नाम से देखे तुमसे पूछ रहे हायरार्की बताओ कौन सी होगी, तो सबसे ज्यादा सबसे कम संख्या किसकी होगी, जीव की, फिर समष्टि की, फिर जैविक समुदाय की, फिर किसकी होगी, पारितंत्र की, फिर जीवों की। जीवों हमने समझा नहीं अभी, टॉपिक हमारा यही है, बस इतना तो पता लग चुका तुम, बात समझ में आई है? पढ़ो एक बार और सवाल करो फिर बार बार, दिक्कत ही क्या है, बात समझ आई है? अच्छा, इन तीनों का नाम भी याद रखना, 2 का तो जरूर याद रखना। पारिस्थितिकी का पितामह अनरस्ट हैकल, अनरस्ट हैकल, अनरस्ट हैकल। और भारत में पारिस्थितिकी का पितामह रामदेव मिश्रा। ये तो वैसे भी याद रहेगा, तेरे तो वैसे भी याद रहेगा। तेरी फ्रेंड का नाम था, क्या नाम था उसका, जिसका एडमिशन हुआ था वहां, देखा हम नहीं भूलते। ठीक है मिश्रा जी, चलो। तो जीव हुआ, समष्टि हुआ, जैविक समुदाय हुआ, पारितंत्र हुआ, जीवोम हुआ। अब जीवोम समझना, जीवोम क्या भला, इतनी बात बता दो, मुझे समझ में आ रही नहीं आ रही। अच्छा ये बताओ, पारिस्थितिकी का जो संगठन का स्तर है वो समझ में आ रहा है, कैसे कैसे इनका संगठन हो रहा है, कैसे कैसे जीवोम बना होगा। अगर ये जीव ना होता जीवोम बन जाता, घंटे का जीवोम कहाँ का जीवोम। अगर ये पारितंत्र कैसे बनता है, जब तक जैविक समुदाय ना होता। आया समझ, जैविक समुदाय में जब अजैविक घटक जुड़े जब तो हमारा पारितंत्र बना। बात समझ में आई बात है, ये समष्टि है। अगर बहुत सारी समष्टि ना होती, बहुत सारी जनसंख्या नहीं होती, तो क्या कभी समुदाय बन पाता? तो ये पूरा का पूरा संगठन समझ में आया तुम? ये किसका संगठन है, पारिस्थितिकी का, पारिस्थितिकी मतलब इकोसिस्टम का पूरा संगठन समझ में आ रहा तुम्हें? यहाँ तक इकोसिस्टम है। अगर हम कहें जीवों का संगठन, तो जीवों को भी शामिल करेंगे, जीवों का संगठन यहाँ तक पूरा का पूरा। इसलिए कहता हूँ शब्दों को तोड़ तोड़ के उत्तर निकालना करो, समझने की बात है। मेंस में नहीं आने का यहाँ तो कुछ भी, घबराओ मत, बस ये बात बताओ समझ में आई नहीं आई। समय दो, किसी भी चीज को समय दोगे तो तुम्हारी हो जाएगी, कोई भी चीज हो। अब हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे बायोम या जीवोम किसे कहते हैं। आज का हमारा यही टॉपिक है, बायोम जीवोम है क्या भला। आज तुम्हें समझाने जा रहा हूँ बायोम क्या हो। बायोम दूसरी भाषा में 7वें नंबर 8वां टॉपिक का, ये आप 8वें नंबर की परिभाषा हमारी आज, जिसे हम समझेंगे बायोम क्या हो। बायोम, बायोम को क्या बोलते हैं हिंदी में, जीवोम। अब दोनों हिंदी एक जैसी होगी, जीवोम, ठीक। इंग्लिश में बायोम, ये बायोम, ठीक। क्या हो, आ जाओ समझ लो कि बायोम किसे कहते हैं, क्या हो नहीं। अच्छा ये बताओ, पारितंत्र बड़ा होगा कि जीवोम बड़ा होगा? अच्छा पारितंत्र बड़ा होगा, जीवोम बड़ा होगा? जीवोम बड़ा होगा। पद सोपान क्रम नहीं समझ में आएगा, सबसे छोटा भेज तो बड़ा, भेज तो बड़ा, भेज तो बड़ा, भेज सबसे बड़ा, तो जीव। तो जीवोम के अंदर ना एक पारितंत्र नहीं आनेगा, बहुत सारे पारितंत्र आ जाएंगे। कितने सारे पारितंत्र? आसान भाषा में समझाता हूँ, बहुत प्यार के साथ। ये किसका नक्शा, भारत का नक्शा है, अच्छी बात है। अच्छा ये कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट, इसे पश्चिमी घाट बोलते हैं। ये पश्चिमी घाट पर्वत के आसपास है ना, हाँ,
इस क्षेत्र में कर्नाटक के आसपास 16 वृक्ष पाए जा। 16 वृक्ष जानते हो, सदाबहार वर्षावन जिसे कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा जो साल भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते, साल भर जो पेड़ हरे भरे रहते हैं, यहाँ सदाबहार वर्षावन। इस क्षेत्र में सदाबहार वर्षावन है। इस सदाबहार वर्षावन है ना, ये इतना एरिया दिख रहा है श्रीलंका का, ये श्रीलंका में भी पाए जा रहे। सदाबहार वर्षावन ही श्रीलंका में पाए जा रहे। ये सदाबहार वर्षावन उनका इकोसिस्टम है। यहाँ सदाबहार वर्षावन नहीं है क्या, यहाँ उनका क्या है इकोसिस्टम। जब इकोसिस्टम है, मैंने कहा था नहीं इकोसिस्टम क्या पारितंत्र नहीं होता, और पारितंत्र होगा तो वहां कई सारी प्रजातियां रहती होगी एक साथ। बात समझ आई बात। यहाँ सदाबहार वनों का इकोसिस्टम पारितंत्र, और यहाँ भी सदाबहार वनों का इकोसिस्टम पारितंत्र। समझ में आया बात क्या। और हमने यूं सुना है कि यहाँ जो हो ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह होता नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ भी हमने सुन लिया कि यहाँ भी सदाबहार वन, यहाँ भी सदाबहार वन, यहाँ भी सदाबहार वन, यहाँ भी सदाबहार वन। बात समझ आई बात। और मैंने यूं सुनी, पता क्या सुनी, यहाँ जो बीच में किर्गिस्तान है ना, किर्गिस्तान, चल यहाँ छोड़ दो, इस एरिया में छोड़ दो। हाँ, जहाँ इसमें ना यहाँ पाया जाएगा अफ्रीका। और यहाँ जो अफ्रीका का नहीं, ये वाला अफ्रीका का इलाका बीच वाला बहुत समान वाला इलाका है। और यहाँ भी सदाबहार वर्षावन पाया जा। जो भी विषुवत रेखा के आसपास है ना, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। जो भी विषुवत रेखा के आसपास जो क्षेत्र बसे हुए वहाँ सदाबहार वर्षावन पाए जाएंगे, ऐसे वन पाए जाएंगे, ऐसे जंगल पाए जाएंगे। साल भर अपनी पत्तियां गिराते ही नहीं, साल भर हरे भरे रहेंगे इस क्षेत्र में जो भी वन पाए जाएंगे। तो यहाँ अफ्रीका के अंदर भी ऐसे ही वृक्ष पाए जा, अभी अपनी साल भर हरी पत्ते नहीं गिराते अपनी। ये पूरा का पूरा। अभी बताओ, यहाँ भी सदाबहार वर्षावन, यहाँ भी सदाबहार वर्षावन, यहाँ भी सदाबहार वर्षावन, यहाँ भी सदाबहार वर्षावन, और यहाँ भी अमेजन के जंगलों में भी सदाबहार वर्षावन। यानी सदाबहार वर्षावन देखो कहाँ तक फैले हुए हो। जिस एरिया में भी फैले हुए ना सारे के सारे, इन सबको मिला के बोल लेंगे सदाबहार वर्षावनों का जीवोम या बायोम। इसका मतलब कि जो है ना, ये एक कोई भी विशेष क्षेत्र से संबंधित नहीं है, एक पूरे क्षेत्र के अंदर जहां भी जो वो प्रजाति, मान लो इस क्षेत्र में, यहाँ इस क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में यहाँ से मान लो यहाँ सूखा स्थान हो राजस्थान में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रहो पक्षी हो, बहुत प्यारा पक्षी हो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वो क्या कर रहा है, ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड बत्तख टाइप का पक्षी हो, प्रवास कर ना यहाँ पे पाकिस्तान में चला जाओ, कुछ दिन तक पाकिस्तान में ठहरेगा। पाकिस्तान वाले तीर कमान बना कर रखो, उसे मारो, उसका मांस नोच का खा जाओ, उसके पंख अलग कर दो, वैसे अलग कर दो, वैसे अलग कर दो। इतने खतरनाक रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे उड़ के चला जाए गर्मी में, समझ बात है, इनको थोड़ी थोड़ी ठंड मिलती होगी, इधर दौड़ जाओ, दौड़ना तो इसके चक्कर में उसका शिकार होना स्टार्ट होगा, उसकी प्रजाति होगी समाप्त होगी। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ तो पाया जा रहा है। वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऊपर के इलाकों में पाया जा, वहाँ किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, उस इलाकों में यहाँ ही तो पाया जा रहा है। एक प्रजाति तो उसकी यहाँ रह रही, और एक प्रजाति उसकी वहाँ रह रही, और एक ही प्रजाति उसकी चाइना में भी रह रही, और एक प्रजाति उसकी रसिया में रह रही। तो इसका मतलब इस पूरे क्षेत्र में हम जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बताया मैंने तुम्हें, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, ये जहाँ पूरा एरिया में रह रहा है, स्थान उसका कहीं भी हो सका, इनकी जो कुल प्रजाति होगी, जिनकी जो कुल प्रजाति होगी, इसका एक ही इकोसिस्टम यहाँ से, इसका एक ही इकोसिस्टम वहाँ से, एक वहाँ से, एक वहाँ से, एक यहाँ से, इसे सबको मिला के बोलेंगे जीवोम। किसका जीवोम, किसका बायोम हो, वो जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। गूगल पर सर्च कर देगा, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा पक्षी। बात समझ में आया बात है, भारत सरकार का बहुत फेवरेट पक्षी हो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उस पर सवाल भी पूछा हो 2020 में यूपीएससी ने। समझ में आया बात है। मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान पाया जा, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पड़े, मरुभूमि पड़ती है राजस्थान में, और राजस्थान के अंदर पाया जा बड़ी मात्रा में। आया समझ में। और गर्मियों के दिनों में जब यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ती है तो माइग्रेट करके पाकिस्तान में पहुंच जाओ, प्रवास करके। जब प्रवास करके पहुंच जाओ बड़ी मात्रा में उसका शिकार कर रहे लोग। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जहां जहां भी रहता होगा ना, उन सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं, जीवोम बोलते हैं। जीवों का स्थान जीवोम, जीव ही जीव होंगे वहां से। बात समझ, पेड़ पौधे भी जीवों की कैटेगरी मांगते हैं। बात समझ आई। ये तो एक छोटा सा और उदाहरण दिया मैंने। तुम्हें एक और उदाहरण ले लो। मान लो, चलो उत्तराखंड में गए तुम कभी पहाड़ों पर घूमने, टीवी में देखा होगा, सुंदर सुंदर घास के मैदान हो, जिन्हें हम उत्तराखंड में ऊपर चमोली जैसे इलाकों में उसे हम कहते हैं बुग्याल। और जैसे हम उसमें चले जाओ जम्मू कश्मीर में, तो उन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं। तुम्हें ना पता उन्होंने नाम कैसे जानते हैं? एक नाम उनका क्या बोलते हैं ना, गुलमर्ग सोनमर्ग के नाम से जानते हैं, गुलमर्ग सोनमर्ग के नाम से जानते हैं। परेरी घास के मैदान हो, ऐसे ऐसे जो घास के मैदान हो ना, इन घास के मैदान यहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, वहाँ भी, ऐसे घास के मैदान, इन्हें सबको मिला के बोलेंगे जीवोम या बायोम।
बात समझ में आई है? जीवोम और जो बायोम एक बहुत बड़ा ड्रम, इसमें बहुत सारे इकोसिस्टम आ सकते हैं। 2 इकोसिस्टम नहीं, 3 इकोसिस्टम भी आ सकते हैं, 4 इकोसिस्टम भी आ सकते हैं, 5 इकोसिस्टम भी आ सकते हैं, क्योंकि इकोसिस्टम के बाद ही तो जीवोम आया। बात समझ में आई है? ठीक, तो इकोसिस्टम के बाद ही तो जीवोम आया, इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ कई सारी चीजें आएगी। इसका मैं तुम्हें वो भी दिखाना चाहता हूँ, एनिमेशन दिखाना चाहता हूँ, इमेज दिखाना चाहता हूँ जीवोम कैसा हो। ठीक, जब तो वो नहीं दिखाना तो वो फीलिंग। देखो बायो में जीवोम क्या बोला, हेलो, ये बायोम देखो, सवाना जंगल दिखाई दे रहा है, सवाना का घास, ये एक अलग बायोम। देखो कितनी सारी चीज, डेजर्ट दिख जाएगा तुम्हें यहाँ, डेजर्ट का मतलब वो मरुस्थल, अलग यहाँ जलीय चीज अलग दिख जाएगी, जीव जंतु अलग दिख जाएंगे, इसके अंदर ही बहुत सारी चीज दिखाई जाएगी। यानी बायोम में एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज, इतनी बड़ी चीज है, इसमें बहुत सारे जो परितंत्र है ना, बहुत सारे परितंत्र आ जाएंगे, लेकिन इसे हम परितंत्र नहीं कह सकते, लेकिन परितंत्र की तभी बहुत बड़ा दिखता होगा, बहुत सारे परितंत्र इसके अंदर दिखाई देंगे तुम्हें। परितंत्र का मतलब क्या है, जहां बहुत सारे समुदाय एक साथ रहते हो और वे अजीवी घटकों पर निर्भर हो। परितंत्र हो क्या है, परितंत्र जहां बहुत सारे समुदाय एक साथ रहते हो और वे अजीवी घटकों पर निर्भर हो, तापमान पर, सूर्य पर, पानी पर, हवा पर, ऐसे समझ में इन पर निर्भर हो, उसे हम परितंत्र बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। और बहुत सारे इकोसिस्टम को मिला के जीवम बनता होगा, बायोम बनता होगा। बात समझ आई है? तो इसमें कोई छोटे शब्दों में नहीं तोल सकते। ये देखो हमारा पूरा पूरा बायोम, इसे कैसे समझोगे? पेड़ पौधे भी हैं यहाँ अलग, एक ही प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे यहाँ से, तुम्हें मिट्टी भी मिलेगी यहीं साइड में, यहाँ तुम्हें जल भी मिलेगा, जंतु भी मिलेंगे तुम्हें यहाँ साइड में, तो यहाँ बहुत सारे इकोसिस्टम है यहाँ से, और इन सबको मिलाकर। और देखो ऊपर तो वर्षा भी होगी, वर्षा भी होगी, तो जो वर्षा होगी वो क्या अजैविक घटकों में आ जाएगी, तापमान भी आगे वो भी अजैविक घटक में आ जाएगा। अजैविक घटक क्या हो, जिसमें सांस प्राण नहीं होता, हवा में हुआ, पानी हुआ, तापमान हुआ, तो अजैविक घटक आ जाएंगे, सब चीज एक साथ दिखाई देगी तुम्हें। तो जहां जैविक घटक अजैविक घटक एक साथ दिखाई देंगे और एक बहुत सारे इकोसिस्टम दिखाई देंगे, बहुत सारे इकोसिस्टम दिखाई देंगे, बहुत सारा परितंत्र दिखाई देगा, परितंत्र इकोसिस्टम दिखाई देंगे, उस हम जीवोम कहते हैं। जीवोम, बताओ इतनी बात समझ में ही नहीं आई कि जीवोम है क्या भला? ये जीवोम, और भी देखो जीवोम के उदाहरण, यहां जीवोम का उदाहरण नहीं है, जीव इसमें बहुत सारी चीज मिलेगी एक साथ। तुम टाइप ऑफ बायोम्स, आज तक उसने पूछा नहीं बायोम का सवाल कि जीवोम क्या हो, बस तुम्हारे दिमाग में पता होना चाहिए कि जीवोम या बायोम क्या हो, बहुत सारे इकोसिस्टम को मिलाकर ना एक हमारा जीवोम बनता होगा या बायोम बनता होगा। लेकिन ये पारितंत्र नहीं होता इसमें, लेकिन पारितंत्र के जैसा ही हो, लेकिन बहुत बड़ा दिखाई दे। बात समझ में आई है? ठीक, तो परिभाषा लिखाऊं मुझे इसकी, लिखो लिखो इसकी बायोम की परिभाषा। लिखो एक ही प्रकार के परितंत्र, बायो में जीवों की परिभाषा लिखो, एक ही प्रकार के परितंत्र, एक ही प्रकार के परितंत्रों को, एक ही प्रकार के परितंत्रों को बायोम या जीवोम कहते हैं। एक ही प्रकार के परितंत्रों को बायोम या जीवोम कहते हैं। लिख लिया? एक लाइन और लिखो, इसमें लिखो एक बायोम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होता है, एक बायोम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होता है, बल्कि यह बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के समान दिखता है। एक बायोम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होता है, एक बायोम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होता है, एक बायोम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होता है, बल्कि यह एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के समान दिखता है। हम किसी भी एक बायोम में पारिस्थितिकी तंत्र की, पारिस्थितिकी तंत्र जानते हो, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की बहुत सारी इकाइयों को देख सकते हैं।
हम किसी भी एक बायोम में पारिस्थितिकी तंत्र की बहुत सारी इकाइयों को देख सकते हैं। बात समझ में आई? देख सकते हैं। जैसे जैसे दुनिया भर के सदाबहार वर्षावनों को मिला दिया जाए तो एक जीवोम बनता है। जैसे दुनिया भर के सदाबहार वर्षावनों को मिला दिया जाए तो एक जीवोम बनता है। जैसे दुनिया भर के सदाबहार वर्षावनों को मिला दिया जाए तो एक जीवोम बनता है। ठीक, तो उसे क्या बोलेंगे जो जीवोम होना का? सदाबहार वनों का बायोम। लिख दो कहीं को ब्रैकेट में, जिसे सदाबहार वनों का बायोम कहते हैं। इतना लिख दो कि सदाबहार वनों का बायोम, जिसे सदाबहार वनों का बायोम कहते हैं, जीवोम कहते हैं। सदाबहार वनों का बायोम या जीवोम कहते हैं। बात समझ में आई है? सदाबहार वनों का क्या कहते हैं उसे? बायोम या जीवोम। जैसे लगा कोमा लगा के लिखो, कोमा घास भूमि का भी बायोम, घास भूमि, कोमा लगा। दूसरा उदाहरण है जीवोम का, घास भूमि का जीवोम या बायोम, घास भूमि का जीवोम या बायोम। चले, तो ये तो जीवोम था। अब जीवोम के बाद हम समझेंगे जैव मंडल किसे कहते हैं, बायोस्फीयर किसे कहते हैं। जैव मंडल क्या हो, बायोस्फीयर। अच्छा, ये तो समझ में आया होगा तुम। ठीक, ये तुमने बना लिया था, ये तो बना लिया तुमने, इसे तो बनाने की जरूरत नहीं है, बनाने की जरूरत नहीं है। बनाओगे तो फिर वीडियो से बना लेना। जीवोम समझ में आया? जीवोम के बाद हो जैव मंडल। जैव मंडल इंग्लिश के नाम सारे बताए जा रहे हैं, इसे बोलते हैं बायोस्फीयर। ऐसा नाम लिखा मिलेगा तुम, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इंग्लिश में बायोस्फीयर, BIO BIOSPHERE, बायोस्फीयर। तो जैव मंडल हम समझेंगे, अगली हेडिंग यही बना लो, जैव मंडल क्या होगा। 8वीं के बाद 9वां, अब हम समझेंगे बायोस्फीयर क्या होगा। जैव मंडल, जैव मंडल इसे कहते हैं जहां जीव रहता। सबसे आसान परिभाषा है, जैव मंडल उसे कहते हैं जहां जीव रहता। लेकिन जीव जिस स्थान पर रहता होगा, तो जीव को रहने के लिए कितनी चीज चाहिए? नंबर फर्स्ट, पहले तो उसे स्थल चाहिए। कोई जीव ऐसा नहीं है जो परमानेंट हवा में उड़ सके। है कोई ऐसा जीव जो परमानेंट हवा में ही रहता हो? है बहुत सारे बैक्टीरिया हवा में रहा हो।
क्या? तो जीव की बात चल रही है, किसकी? जीव की। तो जो जीव है ना, समझ आई बात है, तो जीव उसे एक स्थान चाहिए जिसे हम धरती माता कहते हैं। दूसरे नंबर पर उसे हवा चाहिए जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, चारों तरफ पृथ्वी मौजूद है जो। उसके बाद उसे पानी भी चाहिए। आसान भाषा में समझाता हूँ। इसका मतलब किसी जीव को रहने के लिए जल की आवश्यकता, तो जल की आवश्यकता तो जलमंडल। सही है, बात समझाइए। अब जलमंडल होगा तो वायुमंडल भी बहुत जरूरी। कौन सा मंडल? वायुमंडल। जब वायुमंडल जरूरी है तो इसका मतलब अच्छा, तो ये तो हमारा इसलिए, हाँ, तो जलमंडल, वायुमंडल और ये क्या? स्थल मंडल। तो जहां जलमंडल हो, वायुमंडल हो और स्थल मंडल हो। बात समझ आइए। इस वाले भाग को देखो, इस वाले भाग को, जिस भाग को मैं डार्क करने जा रहा हूं, इस भाग में बताना, जिस भाग को मैंने डार्क किया हुआ ना, इस भाग में बताना तीनों चीज है नहीं है, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। इस भाग में जलमंडल है, जल है, देखो देख, इस सर्कल में जल आ रहा है, हाँ आ रहा है जल। इस भाग में वायु है, हाँ है वायु है। इस भाग में स्थल है, हाँ है। और बीच में जहां तीनों चीज होगी वही जीवमंडल होगा हमारा, वही हमारा बायोस्फीयर होगा। समझ गए? जहां जल भी हो, पानी भी हो, वायु भी हो और स्थल भी हो, और वहां जीव वहीं रहेगा। जीव के रहने के लिए सबसे अनुकूलित जगह जो होगी वह यही होगी, इसलिए हम जीवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। उससे बेहतरीन जगह कुछ नहीं है उसके लिए, कोई भी जीव। सबसे पहले जो जीव अपनी सुविधा जो देखेगा वो सबसे पहले उसे क्या चाहिए? मम पानी चाहिए उसे। दूसरे नंबर पर हवा चाहिए उसे। उसके बाद स्थल चाहिए। तीनों चीज मिल रही यहाँ से इस स्थान पर उसे, तो इस स्थान को हम जीवमंडल कहते हैं। बात समझ आई बात? एक डायग्राम के जरिए हमने अच्छी तरह समझ लिया, इसलिए मैं यहाँ इसको खींच कर चित्र का नाम लिख देता हूँ। इसका नाम है जीवमंडल। जीवमंडल। अब ये क्या करता होगा? जो जीव यहाँ रहता होगा ना, जीवमंडल में जीव पाए जाते हैं। जीव जिस स्थान में पाए जाते हैं उस स्थान को हम जीवमंडल कहते हैं या जीवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। जीव जिस स्थान में पाए जाते हैं उस क्षेत्र को हम जीवमंडल कहते हैं। जीवमंडल। जब मैं आगे जाकर पढ़ाऊंगा ना, तुम बायोडिजेस्टिविटी पढ़ाऊंगा तो मैं वहां तुम्हें बताऊंगा बायोस्फीयर रिजर्व, तो तुम समझ जाना बायोस्फीयर रिजर्व इसका मतलब यहाँ जीव रहते होंगे, यहाँ जल भी होगा, स्थल भी होगा, जीवों का स्थान की बात चल रही है। मेरे को यहाँ रिजर्व, रिजर्व का मतलब आरक्षित, बायोस्फीयर रिजर्व यानी आरक्षित क्षेत्र, जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र। बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्र। पर्यावरण में ही हम पढ़ेंगे से बाद में जाकर। हमारे यहाँ वर्तमान समय में 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे यहाँ पूरे भारत के अंदर। उनमें बार बार सवाल पूछो। 18 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे ऐसे जीवों के लिए, जीवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र जिन्हें पूरी दुनिया मचा रही। तो जीवमंडल, खाली जीवमंडल समझ में आया? तो जीवमंडल एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र हो जहां जीव रहता हो, ऐसे समझ में। या ऐसे कह दो जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल तीनों को मिलाकर जो स्थान बनता होगा, क्षेत्र बनता होगा, उसे हम जीवमंडल कहते हैं। ये सबसे आसान और साधारण परिभाषा। इसे थोड़ा जटिल बनाते हैं, जैसे मैं जटिल बनाऊंगा ना तो और अन्य पहलू समझ में आएंगे इसके, और जैसे अन्य पहलू समझ में आएंगे तो वहां तो क्वेश्चन टच करके पूछेगा। एक डायमेंशन में पकड़ोगे से जितनी बार छेड़ोगे ना, उसे हिलाओ डुलाओगे, उसमें कुछ ना कुछ निकल आ गई। बात समझ आई बात यार? अभी तो मैंने हल्का सा समझाया तुम्हें। अच्छा, जो जीव यहाँ रहता होगा तो आसपास यहाँ जैविक घटक भी होंगे, अजैविक घटक भी होंगे। जब जैविक घटक की बात करते हैं तो जीव खुद की बात कर रहे हैं, जीव की। और जब हम अजैविक घटक की बात कर रहे हैं तो हम बात करते होंगे पता किसकी? हम बात करते होंगे तापमान की, वायु की, पानी की। तो यहाँ जैविक घटक भी है, अजैविक घटक भी है, और ये आपस में करते होंगे इंटरेक्ट। इंटरेक्ट का मतलब आपस में रिएक्शन करते होंगे। आया समझ में? मान लो कोई भी जीव रह रहा है यहाँ से, एक जीव ले लो तुम, हिरन ले लो। हिरन, यहाँ हिरन रह रहा। अगर हिरन, अगर यहाँ तो शेर, अगर यहाँ शेर नहीं है ना तो हिरन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हिरन की संख्या इतनी बढ़ जाएगी, अगर उनको फिर इतनी संख्या बढ़ जाएगी, वे यहाँ का सारा घास, जो घास की भूमि होगी उसे समाप्त कर देगी। और यहाँ जब घास की भूमि समाप्त हो जाएगी तो फिर यहाँ सूखा पड़ जाएगा। अगर सूखा पड़ जाएगा तो यहाँ का पूरा पारितंत्र बिगड़ जाएगा। इसे प्रत्येक जीव का होना वहां जरूरी। अब क्यों? उनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी, जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी, सारा घास चर लगी, सारा घास चल जाएगी, सारे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे, मिट्टी की उर्वरता घट जाएगी, सूखा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए वहां शेर का होना जरूरी। वो शेर क्या करेगा? उन्हें खाता रहेगा और उन्हें खत्म करता रहेगा। समझ आई बात है? इसलिए उनकी प्रजाति को नियंत्रित करके रखेगा, उन्हें औकात में रखेगा।
बात समझ आई बात है। तो वहां शेर का भी होना जरूरी, जिसलिए शेर हो ना वो हमारी जो श्रृंखला हो उसके सबसे पहले पायदान पर हो। शेर हो हमारी जो खाद्य श्रृंखला हो उसके सबसे पहले पायदान पर हो। ऐसा कोई है जो शेर को मार कर खा लगा? अब चाइना थोड़ा ही है यहाँ से शेर की खेती कर रहे, वे शेर की खेती कर रहे हैं। हाँ टाइगर ब्रीडिंग कर रहे हो, टाइगर ब्रीडिंग का मतलब वो खेती कर रहा है शेर की। तुम्हें वीडियो दिखाऊंगा उसका। टाइगर को पालते हैं, उसका मांस मूस पंजे पंजे तार को आराम से उसकी चिकन बनाते हैं, सांझ के टाइम तंदूरी बना उसकी, वहां खेती हुआ टाइगर की। तो ये बात बताओ, अब ये जीव मंडल है ना, इस जीव मंडल के अंदर जो जीव रहता होगा तो जीव का ना वहां अजीविक घटकों के साथ संबंध होगा नहीं होगा? तापमान तो संबंध रखते होंगे। अगर वहां तापमान कम होगा तो तब समस्या खड़ी हो जाएगी। ज्यादा कम तापमान तो बर्फ पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर यहाँ की जो स्पीसीज होंगी, जो प्रजातियां होंगी, तो माइग्रेट करके कहीं और पहुंच जाएगी। इसका मतलब जो जीव यहाँ रहता होगा ना उसके लिए इस स्थान अनुकूलित भोजन के लिए, उसके लिए अनुकूलित दशाएं प्रदान कर रखी हो, जब भी जीव यहाँ रहेगा। और जब यहाँ जीव रहेगा तभी इस स्थान को हम जीव मंडल बोल लेंगे। जीव ही नहीं है तो कहीं का जीव मंडल? और जीव रहेगा ही क्यों? इसलिए रहेगा क्योंकि वहां उसके लिए अनुकूलित दशाएं हैं। बात समझ में आई नहीं? अरे मान लो तुम्हारी शादी करवा दी, आए समझ में, और शादी में तुम करवा दी, शादी इस बात को दिलासा लेके गई थी लड़का बहुत अच्छा पढ़ा लिखा स्मार्ट भी है, नौकरी भी है, चाकरी भी है। बाद में जाकर पता चला उसका चक्कर तो 4 लड़कियों के साथ, और रोज तुम आता डेली तुम पीटता। तो तुम्हारे लिए अनुकूलित दशाएं हैं क्या वहां? तुम भी तो एक जीव हो। आए समझ में? बेल्ट के निशान छप रहे, मम्मी पूछ रही क्या हाल है बेटा, मम्मी बहुत अच्छा बता भी नहीं रही, पीछे पति एक और बेल्ट लेकर बैठा हुआ ना एक और बेल्ट लेगा दोबारा फिर पड़ेगी, समझ आएगी। तो अनुकूलित दशाएं नहीं है ना, तुम रहना पसंद करोगे वहां? आया समझ में? बाद में जाकर पता चला पति तो निकल गया बाहर, और जो तुम्हारा जो पुराने वाला बॉयफ्रेंड था जो शादी से पहले था, फिर उसे उठा के फोन लगा रही, मुझे मार रखी, छेत रखी, पीट रखी, भाग जाओ मिले तो माइग्रेट कर जाओ। देखिए कितनी खुश होगी, खुशी आए हाय किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहिए इस तरह। सुन लो ध्यान से अच्छी तरह तो माइग्रेट करोगे नहीं करोगे वहां से? पता लगा पति तो शाम के टाइम 5 बजे आएगा, इतना फिर पड़ोसी की जब चारों औरतों को नहीं बताएगा जाने की ना, तो उसको चैन नहीं पड़ने की। आया समझ में? तो माइग्रेट करके पड़ोसी घर में पहुंच जाएगी। फिर पड़ोसी घर में पता लग गया कि कोई दूसरा प्रजाति मिल गया तो उसे उड़ा के ले जाएगा सीधा का सीधा। ऐसे बहुत सारे केस हो, क्योंकि उसके लिए वहां अनुकूलित दशाएं नहीं आती ना। तो जीव की भी यही बात हो, अगर जीव के लिए अनुकूलन दशाएं नहीं होगी ना, जिस दशाओं में रह सकता होगा, तो जीव पर जो जीव होगा तो वो क्या करेगा, वहां तो प्रवास कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। माइग्रेट का मतलब प्रवास करना, क्योंकि उसके लिए वहां अनुकूलित दशाएं नहीं आती। समझ में आया बात? इसलिए हाँ जैविक घटकों का अजैविक घटकों के साथ अंतर संबंध अच्छा होना चाहिए। सही बात क्या? और अच्छा होगा तो जैव मंडल होगा, और जैव मंडल होगा तो जीवों के लिए वहां की ना, वहां जीवों के लिए भोजन उपलब्ध करवाता होगा। अगर ये जैव मंडल जीवों के लिए भोजन उपलब्ध नहीं करवागा ना, तो ये जैव मंडल ही नहीं कहलाने का, क्योंकि उनकी आवश्यकताएं ही नहीं पूरी कर पाया। बात समझ में आई है? ये भी तो जैव मंडल कहलागा। तो अगर यहाँ जैव मंडल ही नहीं है, जिस घर में चाहे कितना भी बड़ा महल हो, अगर उसमें 2 ही आदमी दिखाई देंगे तो महल ही कहाँ का हो? ऐसा समझ में? चाहे एक झोपड़ी क्यों ना हो और 4 जने बैठे हो, ठाके मार मार हंस रहे हो, किले फाड़ रखे हो, आवाज दे रखी हो, झोपड़ी भी ऐसे दिखाई देगी स्वर्ग है यहाँ से। समझ आई बात? है वो घर ही किस काम का? बहुत बड़ा महल है और उसमें 2 पंछी भी नहीं है। क्यों जी? इन घर हमारा तो छोटा सा घर, ठीक है ये अपने अपने हो जा बात। चलो अब ज्यादा होगा है, लिख लो। जीवन नहीं, जीव मंडल नहीं, चलो लिखो। अच्छा पृथ्वी है ना, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी इसके चारों ओर 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक जाओगे तुम, पृथ्वी पर ऊपर। जानवर तो पृथ्वी पर रहते होंगे, ऊपर 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाओगे ना, तो वहां भी जीव मंडल मिलेगा तुम्हें, क्योंकि जीवन 30 किलोमीटर ऊपर तक भी है। 30 किलोमीटर ऊपर के जाने के बाद तुम्हें जीवन नहीं मिलने का। अरे नहीं समझेगा तुम? मान लो कोई बाज ऊपर तैर रहा, समझ नहीं बात है, बाज तितलियों को छोड़कर, समझ नहीं बात है, बाज नहीं हो तो बाज फिर आगे फिर कहीं बैठ जाएगा, उसका कहीं ना कहीं घोंसला होगा। तो 30 किलोमीटर के ऊपर ना जैसे तुम चले जाओगे तो जीवन खत्म हो जाएगा। तो जहाँ जीवन खत्म हो जाएगा जीवों के लिए, तो वहाँ जीव मंडल होगा नहीं होने का ना। तो एक प्रकार की है जैव परत है जहाँ जीव पाया जाता है। पृथ्वी के चारों ओर 30 किलोमीटर के बाहर पाई जाने वाली एक परत है, पृथ्वी में भी यहीं से
आज समझ, पृथ्वी धरातल तो जाओ तुम, पृथ्वी की 30 किलोमीटर के चारों तरफ एक परत बनी हुई है, जैव परत, जहां जीव रह सकता होगा, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। ये सही है? चलो लिखो, लिखो जैव मंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित एक जैव सहायक जैव परत है। जैव मंडल, जैव मंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित, जैव मंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित, पृथ्वी के चारों ओर स्थित, चारों ओर स्थित एक जैव सहायक परत है। एक जैव सहायक परत है जो काट दो, लेकिन जिसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर है, जिसकी औसत मोटाई 30 किलोमीटर है। ये देख लिया, कोई दिक्कत? लिखो जैव मंडल की ऊपरी सीमा में, जैव मंडल की ऊपरी सीमा में, अच्छा ऊपर क्या क्या मिलेगा? तो ऑक्सीजन मिलेगी। लिखो जैव मंडल की ऊपरी सीमा में ऑक्सीजन, नमी मिलेगी, नमी, आर्द्रता, हाँ लिखो कॉमन नमी या आर्द्रता लिखो, आर्द्रता, कोमा तापमान, आर्द्रता मिलेगी, तापमान मिलेगा, और वायु दाब, उपलब्ध होता है, वायु दाब उपलब्ध होता है। वायु दाब उपलब्ध होता है। ये वाला डायग्राम बनाओ, ये वाला। तो बताओ, अब हम अगली हेडिंग समझने वाले कि यार ये आवास क्या हो। एक वर्ड आने वाला, नया वर्ड है, उसका नाम है आवास। सुभाष नहीं, आवास। आवास किसे कहते हैं? आवास, एक आवास हो, एक निके हो, निके, हाँ निके। कुछ लोग आवास और निके को एक ही समझ रहे हैं, लेकिन गलत चीज हो। और यही बात यूपीएससी ने सेम सवाल पूछा हुआ 2015 में, 2015 में 13 में पूछा हुआ सर सवाल, निके क्या हो। जो मैं बता रहा हूँ ना सर, यहाँ तो सवाल है सभी है। आने वाला टाइम पर तुम तो इन पल्ला पड़ने वाला तुम्हारा कि निके किसे कहते हैं, कर्मता किसे कहते हैं, निकेता भी, निकेता जिसे बोलते हैं, निके किसे कहते हैं, निकेता या कर्मता हिंदी के नाम है, इंग्लिश के नाम नहीं आए हैं, आए समझ में? चलो जाओ, अभी बता रहा हूँ, और आना। सबसे पहले हम समझेंगे आवास क्या हो, हैबिटेट। 9वीं के बाद 10वें नंबर का आवास क्या हो। आवास के बाद हम पर्यावास भी समझेंगे। आवास, पहला आवास समझ लो क्या हो। आवास, आवास को बोलते हैं हैबिटेट। हैबिटेट, आवास किसे कहते हैं? तो जो बताओ आवास किसे कहते हैं? तुमने क्या पढ़ा आवास के बारे में आज तक? क्या जानते हो तुम आवास के बारे में? बताओ। और देखो, जहां वो जीव रहता होगा, जिस स्थान पर जो जीव रहता होगा, उसे हम आवास कहते हैं। अगर इतना लिखोगे ना तो यूपीएससी के पेपर में वहां कुछ भी नहीं मिलने का। तो कोई इंसान वहां क्यों रहेगा? क्योंकि वहां तो आवास एक प्रकार का भौतिक पर्यावरण, जिस एक एरिया में मैं रहता हूँ, मान लो इस एरिया में मैं क्यों रह रहा हूँ, ये मेरा आसपास, मैं जी हूँ, जिस एरिया में रहता हूँ ये मेरा आवास है। ये वातावरण मेरे लिए ना, ये भौतिक वातावरण मेरे लिए, ये मेरे लिए यहाँ संसाधन की पूर्ति होती है मुझे। ये मेरी, ये संसाधन का मतलब ये भौतिक पर्यावरण है। जिस स्थान में मैं रहता हूँ, ये आवास मेरे लिए ना संसाधनों की पूर्ति करता।
बात समझ में आई बात? या मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ये मुझे पैसे देते हैं, आया समझ में, मेरे घर का खर्चा चलता है, मैं इन्हें ज्ञान देता हूँ, ये आगे बढ़ जाते हैं, मैं रह क्यों रहा हूँ यहाँ? कोई जीव उस स्थान पर क्यों रहेगा? तो आवास एक प्रकार का वो भौतिक पर्यावरण हो, वो भौतिक पर्यावरण जहां वो जीव रहता होगा और वो पर्यावरण उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता होगा। समझ में आई बात? यार बताइए मैंने क्या बताया? चलो बताइएगा क्या बताया मैंने? अच्छा, तो पूछो तुमसे आवास क्या हो? आवास एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र हो जो जीव की जैविक और अजैविक संसाधनों की पूर्ति करता होगा। जैविक संसाधन भी हो सके, अजैविक भी हो सके। अजैविक, समझ में आया बात? या तो उनकी जो पूर्ति करता होगा उस ऐसे अक्षेत्र, कुछ आवास क्या, कुछ नहीं क्षेत्र, कुछ कैसा क्षेत्र जो जीव के लिए आवश्यक जो जीव की आवश्यकता पूर्ति करता होगा, जीव की जो आवश्यकताओं की पूर्ति करता होगा, उसके लिए संसाधन बनाता होगा। ये जो अक्षेत्र मेरे लिए संसाधन उपलब्ध करवा रहा मुझे, इसलिए मैं यहाँ रह रहा हूँ। आया समझ में? ये तो कब का छोड़ कर जा चुका होता। बात समझ में आई नहीं भाई? तो इसका मतलब मैं क्या हूँ? जीव हूँ। बात समझ में आया? मान लो मैंने प्लान बनाया कि मैं दिल्ली में चला जाऊँ, दिल्ली चला जाऊँगा दिसंबर के महीने में, सोचा दिल्ली चला जाऊँगा, दिल्ली रहूँगा मैं। आया समझ में? और दिल्ली में चला जाऊँगा मैं, तो मैं वहाँ क्यों रहूँगा? नंबर फर्स्ट, मुझे वहाँ से इनकम प्राप्त होनी स्टार्ट हो चुकी, मैंने वहीं पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। दूसरा क्या हुआ, मुझे मेरी मुलाकात में एक मैडम से भी होगी। किससे होगी? मैडम से। उसके साथ घूमना फिरना स्टार्ट कर दिया। अब मुझे दिक्कत क्या है फिर? यहाँ मैं धनिया लूँगा अब। तो मेरे लिए क्या हो रहा है? वो पर्यावरण मेरे लिए आवश्यक, मेरी जो आवश्यकता है वो पूरी कर रहा, तो वो मेरा क्या हो जाएगा फिर? वो मेरा हैबिटेट हो जाएगा, अब इस आवास हो जाएगा। पता लग रहा है मैं वहाँ चला गया ना, तो मैं वहाँ पढ़ाई कर पा रहा ना, मुझे मैडम मिली। ऐसे समझ में? चुपचाप बैठा हुआ, चुपचाप बैठा हुआ पकौड़ा बना रहा बाहर बैठ कर। ऐसे समझ में? तो मैं वहाँ रहूँगा, गिल्टी फील होगा मुझे, मैं फिर वहाँ तक क्या कर जाऊँगा? प्रवास। प्रवास को ही हम पर्यावास कहते हैं, पुनर्वास कहते हैं। ऐसे माइग्रेट कर जाऊंगा। तो कोई प्रजाति बताओ मुझे माइग्रेट क्यों करती है? क्योंकि वो भौतिक पर्यावरण उसके लिए ना, उसकी आवश्यकताएं, उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाता, इसलिए वह प्रजाति व स्पीसीज, वो जीव वहां तक अब प्रवास कर जाता, आवास पर्यावास कर जाता, पुनर्वास कर जाता। तो पता लगा कोई प्रजाति वहां तक क्यों माइग्रेट कर जाती है, क्यों चली जाती है वहां तक अपना स्थान छोड़कर? क्यों? क्योंकि वो पर्यावरण उसके लिए ना, उसके लिए भोजन की उपलब्धि नहीं करवा पाया। समझ बात? उसकी जरूरत ही नहीं पूरी कर पाया हो। अब बताओ, अभी मैं कल की बात देख रहा था, कल परसों में डॉक्टर की दुकान पर गया था, तो मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा था, गिरता पड़ता जा रहा था मैं। आया समझ में? 3 लोगों ने मुझे रास्ते में पूछा क्या होगा भाई? आया समझ में? 3 गाली दी मैंने। बोलने का मन ही नहीं कर रहा था, मैं क्या करता था। तो 3 दोस्त थे। तो जैसे ही चला गया तो डॉक्टर की दुकान में, डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर क्यों नहीं है? कह रहे हैं डॉक्टर साहब गाड़ी सही करवाने गए। गाड़ी सही करवाने गए? मैंने गाड़ी में क्या एक्सीडेंट होगा? नहीं ना, डॉक्टर तो सही है। यहाँ क्या हुआ, यहाँ ना रास्ते में भागा हुआ एक हिरण जा रहा था, और रास्ते में गाड़ी खड़ी थी, वह रास्ते में गाड़ी खड़ी थी और वो गाड़ी में टक्कर मार कर चला गया हिरण। और तभी मैं हैबिटेट आवास वूस पढ़ कर तभी बैठा था मैं। अब सोच लो मेरे दिल पर क्या बीतता होगा। मैंने कहा, फिर मुझे मिले, भाई जी नमस्ते, पैर छुए, एक साइड में खड़े होंगे, भाई जी देखो हिरण भी कहाँ है रे? मैंने कहा नहीं, हिरण गांव हिरण की जगह आया। ऐसे समझ में? ये उसका हैबिटेट था, वो यहीं रहता था पहले। हमने काट कर यहाँ झाड़ वाड़ काट कर डीपीएस बना दिया। ऐसे समझ, ये कॉलोनी काट कर यहाँ पारो वाला बाग था, वहां कॉलोनी काट दी। समझ में आया बात? यार यहाँ सारे में बाग थे नहीं थे, कहाँ गए में बाग? हमने उनका आवास छीन लिया, उनका हैबिटेट छीन लिया। अब वो इसी जंगल समझ रहा, उसका जंगल है ही नहीं, तो उन्होंने उनका आवास नष्ट कर दिया हमने उनका, इसलिए वो प्रवास कर गया, प्रवास करके उल्टा ही दौड़ रहा हो, इसलिए उनकी जो प्रजाति ना एक्सटेंट हो रही, खत्म होने की कगार पर। बात समझ में आई? वो देखो कहाँ जा रहा हो, ये किस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ना नगरीकरण तेजी के साथ बढ़ रहा है, और ये नगरीकरण कहीं ना कहीं इन वनों में रहने वाले जो जीव, जिन्हें हम वन्य जीव कहते हैं, इन वन्य जीवों को नुकसान पहुंचा रहा। बात समझ आई? बात है। और ये भी लिखा हुआ वन्य जीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में साफ साफ लिखा हुआ, हम किसी भी जीव का शिकार नहीं कर सकते, नहीं तो 7 साल की जेल हो जाएगी। सलमान खान बच गया, सच में ही है। जो हिरण वो अनुसूची 1 में, वो 1972 का जो अधिनियम, उसकी जो अनुसूची 1 में जिस जीव का नाम लिखा हुआ, उसका शिकार करना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। समझ में आई बात? यार ठीक, कोई भी जीव अगर हमने अनुसूची 1 में डाल दिया ना, हमने एक कानून बना रखा, उस कानून में बहुत सारी लिस्ट लिख रखी, 6 अनुसूची इस कानून में, और जो पहली अनुसूची ना, उसमें जो जिस जीव का हमने नाम डाल रखा, उस जीव का पूरे भारत में कोई शिकार नहीं कर सकता।
अनुसूची एक बहुत महत्वपूर्ण, और हिरण को हमने उसमें डाल रखा है। तो गांव में हमारे गांव में हिरण गया ना, कोई से मार नहीं सकता। अगर उसकी कंप्लेन कर दी ना तो 7 साल की सजा होगी, कहीं कठोर खतरनाक प्रतिबंध, जेल काट खागा वो। अगर वो जीव उस लिस्ट में मिल गया, उस अनुसूची में मिल गया, यही पढ़ रहे थे तुम। 2022 में आया, 4 तो 6 कर दी ये मोदी सरकार, कुछ ना कुछ तो कहते हैं। 6 अनुसूची 2022 में बदल दिया, 4 अनुसूची होगी। बात समझ में आई क्या बता रहा हूं मैं? ठीक है, तो इसका क्या मतलब, हमने अपने वन में रहने वाले जीवों को बचाने के लिए भी कानून बना दिया। इससे पता लगा जो जीव कितने महत्वपूर्ण। बात आया समझ में? अब जो एक सिंग वाले गेंडे वहां पाया कांजीरंगा नेशनल पार्क में, कांजीरंगा नेशनल पार्क में, अब उनकी प्रजाति एक्सटेंट क्यों होगी, खत्म क्यों होंगे वे? खत्म इसलिए होंगे, जब यहाँ अंग्रेज रहा करते थे ना, तो अंग्रेज की जो औरतें थी उनकी जीभ काट कर उसका लेप बनावती और अपनी चमड़ी पर लगावती, आज समझ में, ताकि वे और सुंदर दिख सके। उसका क्या हुआ, गेंडा मर जाता फिर बेचारा बेचारा, इसलिए उनकी प्रजाति समाप्त होगी। उनकी सुंदरता का राज था वो। गुरैया का नाम सुना है? गुड़सल, गुड़सल का नाम सुना है? सब गायब होगी, कहां दिख रही मुझे बता दो गुड़सल। कौवा नहीं दिखता, दिखता यार मुझे, कौवा ही नहीं है कग्गे थारे यहाँ, कहां किसके यहाँ से कग्गे? 1 2 ही दिखाई दे, 3 दिखे तुझे? अच्छा, तुझे एक आधा दिखाई दे? तू कग्गे देखती फिर हो जा सारी। सुधर जा, दिखे को कग्गे, दिखे कौवे, सही है। लिखो आवास में, आवास में लिखो, देखो आवास किसी जीव का वह भौतिक पर्यावरण है, आवास किसी जीव का वह भौतिक पर्यावरण है, आवास किसी जीव का वह स्थान है या भौतिक पर्यावरण है, आवास किसी जीव का वह भौतिक पर्यावरण है जहां वह जीव रहता है, जहां वह जीव रहता है, जहां वह जीव रहता है। ठीक, जहां वह जीव रहता है, वह स्थान, स्थान को भौतिक पर्यावरण कह सकते हैं, वह स्थान उस जीव के लिए, वह स्थान उस जीव के लिए आवश्यक संसाधन की पूर्ति करता है, वह स्थान उस जीव के लिए आवश्यक संसाधन की पूर्ति करता है। तो आवास में एक प्रजाति रहेगी, कई सारी प्रजाति रहेगी? एक आवास में एक ही प्रजाति रहेगी। यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ इस एरिया में, वहाँ दिल्ली में जहाँ जाकर रहूँगा, दिल्ली में दिसंबर में जहाँ दिल्ली में जाकर रहूँगा मैं, वहाँ मैं अकेले रहूँगा, कोई और भी रहेगा वहाँ। केले की मेरी लव स्टोरी चलेगी, वहाँ कहीं और की लव स्टोरी चलेगी है, मेरी भी चलेगी। बदतमीज हुई, पढ़ने में ध्यान दे ले, दूध की शीशी छोटी नहीं आती ना। बात समझ में आया नहीं ये बात है? तो इसका मतलब होगा वहां तो बहुत सारी प्रजातियां रहेगी, इसका मतलब आवास की एक खास बात और वहां बहुत सारी प्रजातियां रहती है। तो लिखो किसी भी आवास में बहुत सारी प्रजातियां रहती है।
लिख दिया, लिखो। एक आवास में कई निकेत होते हैं। निकेत बताऊंगा भी क्या हो, इसे वर्ड को लिख लो पहले। एक आवास में कई निकेत होते हैं। निकेत, अनिकेत ना लिखियो, निकेत। लिखा ना कई निकेत होते हैं, उस वर्ड को क्लिक कर लो। समझ में आया बात? या एक आवास में कई निकेत होते हैं, यहां तक लिख लिया। अच्छा ये बताओ, अगर वो आवास उस जीव के लिए, यो आवास जहां मैं रह रहा हूं, ये मेरे लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध नहीं कर पा रहा, तो क्या मैं यहां तो माइग्रेट कर जाऊंगा? जरूर जाऊंगा दिल्ली में। समझ नहीं बात है? जाऊंगा नहीं जाऊंगा दिल्ली में? तो पक्का जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहा ये वाला आवास मेरे लिए। बात समझ में आई है? देखो, यदि यह आवास, यदि आवास जीव की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता, यदि आवास जीव की आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता, तो क्या लिखोगे? जीव छोड़कर भाग जाता है तो जीव पूरी नहीं कर पाता, तो जीव पुनर्वास या प्रवास कर जाता है। तो जीव पुनर्वास कर जाता है। पुनर्वास चिन्ह लिख दो। पुनर्वास या प्रवास कर जाता है। प्रवास को क्या बोलते हैं? माइग्रेट। माइग्रेन ना लिख लियो, माइग्रेन। किसी माइग्रेन का दर्द तो नहीं होता? बस बात समझ में आई है? ये तो आवास के बारे में था। अब सवाल है, कुछ लोग आवास और निकेत को एक ही मतलब समझ ले। निकेत का मतलब समझे स्थान, लेकिन सही भी है लेकिन गलत भी है। क्योंकि यूपीएससी ने इसी शब्द से सवाल पूछा कि निकेत क्या हो, और निकेत के जितने भी नाम है सारे बताऊंगा तुम्हें निकेत क्या है। क्योंकि आवास की जो परिभाषा है ना, वह समय के हिसाब से बदलती रहती है। दोबारा फिर समझ लो, जो आवास उसकी परिभाषा समय के हिसाब से बदलती रहती है। बात समझ आई? बात, प्रेम का नाम सुना तुमने? प्रेम की कोई एक सुव्यवस्थित परिभाषा नहीं है। मैं रिसर्च कर रहा हूं ना प्रेम के ऊपर, तो प्रेम की कोई सुव्यवस्थित परिभाषा नहीं है। जब तुम बचपन में छोटे छोटे हो तो तुम्हें खिलौनों से प्रेम होता नहीं खिलौनों से प्रेम। और जैसे जैसे बड़े हुए तो फिर दोस्त बनेंगे, क्लास में जाकर फिर दोस्तों से प्रेम हो। अगर एक दोस्त के साथ लड़ाई बच जाना और दूसरे के साथ बैठा फंस जा, उसके साथ कटिंग हो फिर ये उंगली चढ़ाने वाला खेल खेल लो, ऐसे चलो। बिल्कुल उसके साथ दोस्त नहीं है, दिल में वही रहेगी, उसके साथ बैठे जान पूछ के उसके साथ बैठे चिढ़ाने खातर। तो प्रेम हाँ बदल गए। जैसे थोड़े से और बड़े हुए तो फिर क्लास में जाकर 7वीं 8वीं के आसपास, तो फिर बच्चे क्या करेंगे, फिर टीचरों के साथ, टीचर डे मना रहे, टीचरों से प्रेम हो जा। और जैसे ये 9वीं में पहुंचे प्रेम का स्वरूप भी बदल जा। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं फिर दूसरे सारे ढूंढने स्टार्ट करो। फिर कहो मेरे दुनिया में कोई है ही नहीं। आए समझ में? सबसे शुरू में माँ बाप से प्रेम हो, फिर बाद में जाके फिर बाबू सोना आ जा, तो बाबू सोना से प्रेम हुआ। जैसे उनसे मोह भंग होगा तो फिर घूम फिर कर पढ़ाई पा जा, पढ़ाई पर नहीं आते तो फिर अध्य पति पा जा, पति पर या पत्नी पा जा। प्रेम का स्वरूप लगातार बदले, एक परिभाषा नहीं है इसकी, समय के हिसाब से बदलेगी। और जैसे ही शादी वादी होगी सब, तो फिर अपने बच्चों से प्रेम होगा तुम्हें। आए समझ में? फिर उससे भी प्रेम नहीं होगा ना, तो फिर क्या होगा, अपने बच्चों के बाद फिर तुम अपनी काया से प्रेम होगा जब बुढ़ापा आ जाएगा। तो प्रेम की कोई एक सुव्यवस्थित परिभाषा नहीं है, इस समय के लिहाज से बदलती रहती है। फिर तुम अपनी काया से प्रेम होगा। समझ आई बात है? फिर तुम अपनी काया को बचाने के लिए तुम सत्संग में जाना स्टार्ट करोगे। ऐसा समझ, जितने तुमने देखा बुढ़ी बुढ़ी औरतें सारी सत्संग में बैठती है
और भजन गजन पाठ करती है, इसलिए ही करती है क्योंकि अपनी काया से प्रेम हो जा। फिर समझ में आया बात? ये गाने जवानी में चल लगा, साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए। किसी बुढ़े आदमी को देखो उसके सामने गाना बजा, अरे चुपचाप बैठा रहा, क्यों दिमाग खा रहा है कहाँ साजन आ रही दुल्हन आ रही, भाड़ में चला जा। उसके लिए सब मायने रखता होगा वो, उसके लिए इतनी खुशी होगी नहीं होगी ना, क्यों? उसके लिए घर की मुर्गी दाल बराबर जैसा, उसे पता बात अपन जाके करे बैठना सभी। चलो, तो आवास हो गया। तो आवास की भी परिभाषा लगातार समय के हिसाब से बदलती रहती है। आवास भी एक प्रेम की तरह है, जैसे मैंने परिभाषा दी, तो इसकी परिभाषा बदलती है। वो बदलती है, कभी कभी हम आवास को निकेत कह देते हैं। निकेत, आवास ही निकेत है और निकेत ही आवास है, लेकिन निकेत को आवास नहीं कह सकते, हम आवास को निकेत कह सकते हैं। ये समझाना चाह रहा हूं निकेत क्या हो। अगर निकेत समझ रहे ना तो यूपीएससी का सवाल कर दोगे तुम, अभी कर दोगे इतना समझने के बाद, अभी सवाल दिखाना होगा मैं तुम्हें, ठीक। 11वें नंबर की परिभाषा उसे समझाने जा रहा हूं मैं, निकेत किसे कहते हैं। निकेत, निकेत का दूसरा नाम निके, अच्छा इस इंग्लिश में कहते हैं निके, NICHE, नीचे नहीं आया ये निके, SMS की भाषा में नीचे होगा वो, आए समझ में। ये निकेत, इसे क्रमता कहते हैं। SMS नहीं जानती मोटरी क्या हो, सही करा, तुझे नहीं पता SMS क्या हो बात समझ में आई बा? इसे हम निकेत भी कहते हैं, क्रमता भी कहते हैं। कितने नाम बताए इसके, निकेत कह दो या क्रमता कह दो, या निक भी कह सकते हैं। निक, निक की नहीं, निक, निक, ये सारे नाम इसके। निक कह दो, क्रमता कह दो, या दूसरी भाषा में कहते हैं आला आधारित सिद्धांत। हाँ मैं सारे नाम लिख रखूं, आला आधारित सिद्धांत। मैंने सारा गूगल छान रखा, गूगल वगैरह सब, जब मैं अपने नोट्स पर लिखूं ऐड करके, पर्सन सब देख, निकेत हुआ, क्रमता हुआ, निक हुआ, आला आधारित सिद्धांत हुआ। किसी भी नाम को लेकर पूछ सको, सबका मतलब एक ही, सभी की थाली के चट्टे बट्टे। आओ से समझते हैं, इस वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं, निके का क्या मतलब हो। यहां मैं समझाने की कोशिश करूंगा हो क्या है भला। जो निकेत हो ना, या निके हो, अब तुम्हें पता, कोई जीव किसी आवास पर रहेगा, जिस स्थान पर रहेगा, और वो स्थान उसके लिए भोजन उपलब्ध करवाएगा, उसके लिए रहन सहन देगा, उसके लिए अनुकूल दशा बनाएगा, उसके लिए छत देगा, उस ऐसे समझ में, तो उसका आवास कहलाएगा। अब वो जीव उस स्थान पर करता क्या होगा, काम क्या होगा उस जीव का। ये जो जीव, इसका इस आवास के अंदर इस जीव का काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसकी कार्यात्मक इकाई क्या है, कर क्या रहा है यहाँ ये जीव। जैसे मैंने तुम्हें कल एक चूहे का नाम बताया था, उसका नाम था अमेरिकन वीवर। वो चूहा कनाडा की धरती को खोदता, क्योंकि कनाडा की धरती में बारिश नहीं होती, कभी कभार का बारिश होगी, और वो 1-2 किलोमीटर तक खोदता रहेगा। बहुत सारे चूहे इस तरह खोदते रहे। वो क्या करो, जब भी बारिश पड़ेगी उसके अंदर ना पानी अंदर तक घुस जाएगा, फिर उसमें जमीन में लंबे समय तक नमी बनी रहेगी। तो वो जीव क्या कर रहा, उस जमीन को ना नमी प्रदान कर रहा। तो तुम्हें ना क्या पता लगा, उस स्थान पर जहां वो चूहा रहता होगा, अमेरिकन वीवर, वो उस स्थान पर उस जमीन को नमी पैदा कर रहा है, तुम उसका काम पता लग चुका है। इसका मतलब निके का मतलब, निकेत का, क्रमता का, निक का, यह आलाधारित सिद्धांत। इसका मतलब कोई जीव जिस स्थान पर रहता होगा, ये उस स्थान के अंदर उस जीव का काम क्या होगा, इस बात को दर्शाता है निकेत। उसे बोलते हैं निके, निके या निकेत, निकेत, निक या निके, आला आधारित सिद्धांत कहते हैं सर। यानी आला आधारित सिद्धांत का मतलब हो निके का या क्रमता का, निकेत का मतलब हो कोई जीव किसी आवास पर उसका काम क्या होगा, उसकी क्रियात्मक इकाई दर्शाता। जैसे अमेरिकन वीवर जमीन के अंदर नमी बनाकर रखता। बात समझ आई? मैं भी एक जीव हूं, ऐसा समझ। मैं तुम्हें क्या करता हूँ, तुम सिस्टमेटिकल तरीके से तुम्हें मैनेज कर रखता हूँ। घर जाओ, इस टाइम तक ये काम कर रखो, ये काम करो, ये करो, ये करो, पूरा बहुत अच्छा मैकेनिज्म बना रखा है मैंने। ऐसे वजह पहले 6ठी 7वीं में जाओ, 7वीं 8वीं में जाओ, 9वीं में जाओ, 9वीं के बाद फिर 10वीं में, 10वीं 11वीं में, 11वीं के बाद 12वीं में, 12वीं बाद फिर इंगे को बैठ जाओ। सही नहीं है? क्या दिक्कत हो रही है धीरे धीरे? तो 12वीं ये मैकेनिज्म बना रखा पूरा। तो ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन का मतलब कार्य है मेरा, यही मेरा कार्य है। तो मैं एक जीव हूं इस पूरे भौतिक पर्यावरण में, इस आवास में, मेरा यही काम हो। जहां लड़ाई बज रही हो वहां दोनों का समझौता करवा देना, ये मेरा काम हो। ऐसे समझ लो, जहां लड़ाई नहीं बजती हो वहां आग लगा देना, ये मेरा काम हो, ये तुम्हारा काम हो ये तो काम हो। बात समझ में आई?
तो ये उसकी क्रियात्मक इकाई क्या है, वो कार्य क्या कर रहा है उस स्थान पर। मान लो सबके पड़ोस में एक महिला हो पक्का, उस महिला को हम चुगलखोर बोल रहे हैं, ऐसे समझो उसका एक ही काम होगा, सब वह घर तक पूरी पूरी ठल्ली होगी और सबके घर बैठ कर जाएगी, और उसका एक ही काम हो, इसकी सुनकर उसे बताएगी और उसकी सुनकर इसे बताएगी। क्या तुम बता सकते हो उस महिला क्या नाम हो? चुगलखोर। कुछ और कहने वाली थी। उसे वही बोल रहा चुगलखोर, तो उस महिला का वही काम हो, तो उस महिला, वो महिला भी तो जीव हो, तो उसके अंदर उसकी कार्यात्मक इकाई चुगली करना, तो उसकी कार्यात्मक इकाई है, तो इसे हम बोलते हैं निके। काम क्या है? तो ये एक प्रकार का किसी स्थान पर, किसी आवास पर उसकी जीव की कार्यात्मक इकाई को दर्शाता कि कर क्या रहा है यहां से कोई जीव उस आवास में कर क्या रहा। बात सुनेगी बात, ठीक पता लगी बात है? आवास और निके दोनों अलग अलग चीज है। निके समय के साथ बदल, समय के आवास में बदलाव होगा, आवास की परिभाषा बदल गई, अब आवास को आवास नहीं कहते, निके कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई जीव वहां कर क्या रहा। आया समझ में? निके का मतलब पता लग चुका। अगर तुम कहोगे मुझे कि मेरा नीके कहां से, मेरा नीके दौलतपुर में। नीके क्यों? क्या मेरा नीके, तुमने कहा मेरा नीके दौलतपुर में, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पढ़ाता हूँ, तो मेरा पढ़ाने का काम है, समझाने का काम है मेरा, ये मेरा नीके होगा। बात समझ में आई? तो दिक्कत यहाँ तक नीके, तो मैं जी हूँ, इस क्षेत्र में मैं रहता हूँ, मेरा यहाँ नीके क्या है? पढ़ाने का। इसका मतलब मेरा काम पढ़ाने का, तो मैं कार्य कर रहा, तो इसका मतलब नीके ना किसी जीव की कार्यात्मक इकाई को दर्शाता। बात समझ आई बात? या मान लो तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? पढ़ना है, तो तुम भी तो जीव हो, तो तुम्हारा नीके क्या है? तुम्हारा नीके पढ़ना। आया समझ में? तुम्हारा काम पढ़ना। बात समझ आई? और सुनो, जैसे गिद्ध गिद्ध क्या करते हैं? पर्यावरण को साफ नहीं करते, हमारे गाय भैंस सबको खा जाएंगे, तो क्या करेंगे? उसका नीके क्या है? पर्यावरण को स्वच्छ करना। आया समझ में? जब तक तुम किसी जीव का नीके नहीं पता लगने का ना, तो तुम तक उसकी महत्ता नहीं समझ में आएगी, तुम्हें महत्ता नहीं समझ में आएगी तुम्हें। अगर तुमने कहा, तुमने अपने रिश्तेदारों में जाकर बताया हमारे यहाँ सोनू भैया जी है, तो पड़ोस में से छोटी सी बच्ची आए निकल कर, या कोई व्यक्ति आया निकल कर पड़ोस का था, उसमें से ही निकल कर मामा चाचा, तो क्या है सोनू सानू कुछ है भी हो, और तुम्हारा खून फूक गया तुरंत। अब फिर तुमने क्या करा? तुमने उसे मेरा नीके बताया, काम बताया, ये पढ़ाने वाले हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, 4-5 फीचर्स बताए, जैसे नीके बताए, फिर कहा ओ सॉरी मैं नहीं कह रहा तेरे भाई जी की तरफ कुछ भी। ऐसा ही होगा तेरे साथ? अच्छा। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि जब तक तुम नीके नहीं पता लगने का ना, तब तो तुम उसकी महत्ता नहीं समझ में आने की। तो नीके का मतलब कार्यात्मक इकाई था। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? तो नीके का मतलब पता लग गया? ठीक है। कोई जीव, कोई भी जीव हो, कोई भी जीव किसी स्थान पर क्या करता है? किसी स्थान क्या कार्य करता है? करता है, यह उसका नीके कहलाता है। नीके, ये निकेत, यह जीव की, यह कौन? निकेत जीव की क्रियात्मक इकाई को दर्शाता है। क्रियात्मक इकाई को दर्शाता। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? जैसे मैंने तुम्हें बताया था अमेरिकन वीवर, बताया था नहीं? अमेरिकन वीवर चूहा नहीं है, अमेरिकन वीवर चूहा ही तो है। और चूहा क्या करे बताओ? जमीन है ना, जमीन को खुदाई करने के बाद ना उसके अंदर नमी बना कर रखा, जमीन की खुदाई करने का काम है उसका। बात समझ आई बात? तो क्या हो नीके, या निकेत क्या हो, या निक क्या हो, क्रमता क्या हो? इसका मतलब यो ना किसी जीव की ना कार्यात्मक इकाई को प्रदर्शित करता। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? अच्छा, ये शब्द पता किसने दिया था? जोसेफ ग्रीनेल। जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में ये वर्ड दिया था, जोसेफ। ऐसा इनका वैज्ञानिक का नाम कभी नहीं पूछता, यूपीएससी कभी नहीं पूछने का, पीसीएस भी नहीं पूछने का। जोसेफ ग्रीनेल 1917 में दिया था ये वर्ड, ये शब्द। बात समझ में आ गया? नीचे क्या हो?
चलो लिखो सर। और जो निकेत हो ना, अच्छा आवास तो बहुत सारी प्रजातियों का स्थान हो, आवास में तो बहुत सारी प्रजाति रहती होगी, लेकिन निकेत केवल एक ही प्रजाति का स्थान है, क्योंकि एक ही प्रजाति के बारे में बता रहा है, तो इसमें लिखेंगे यह केवल एक ही प्रजाति का स्थान होता है। निकेत केवल एक ही प्रजाति का स्थान होता है। निकेत केवल एक ही प्रजाति का स्थान होता है। बात समझ में आई? क्यों नहीं क्यों? अब मैं सवाल दिखाता हूं तुम्हें कैसा सवाल आया यूपीएससी में। देखो क्या सवाल पूछा हुआ, इसी चीज का सवाल पूछा, क्रमता लिख रखा उसने, इसमें सारे नाम लिख रहा हूं। प्रश्न क्या पूछा है? पूछा 2013 में सवाल पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद, 4 ऑप्शन दे रखे, केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए, जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान नहीं है, जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक स्थान नहीं है, जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है। जीवों का बहुत सारा समुदाय होगा, उस समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता। तो कार्य के बारे में कौन बताएगा? कौन सा बताएगा? क्रमता नहीं बताएगा। निकेत ही तो निकित होगा बताएगा, ये तो बताएगा। पहला ऑप्शन इकोटोन, इकोटोन बताएगा। दूसरा ऑप्शन दे रखा आवास, आवास बताएगा। तीसरा ऑप्शन दे रखा आवास अक्षेत्रीय बताएगा। चौथा ऑप्शन दे रखा पारिस्थितिकी क्रमता, तो पारिस्थितिक क्रमता, तो क्रमता बताएगा। इतना पढ़ना पड़ेगा, समझ आई बात है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हम नोट्स के हिसाब से चलना, अपनी बुद्धि नोट्स समझानी। समझ में आया बात? है हार्ड कुछ नहीं है। 2013 में तुम्हारे सामने सवाल, 2013 में पूछा हुआ सवाल, सेम सवाल बार बार। इसके अंदर जो हल में ये लिखा हुआ क्या तो तुम पढ़ कर देख सको, आंख खोल कर पढ़ कर देखिए पूरा सवाल। पढ़ जो मैंने लिखवा ये लिखा सारा, पढ़। देखो इकोटोन क्या हो, इस संक्रमिका कह सकते हैं, इस संक्रमण क्षेत्र कह सकते हैं। मान लो इधर एक पारिस्थितिकी तंत्र है पूरा का पूरा, पारिस्थितिकी तंत्र कह दो, परितंत्र कह दो। पारिस्थितिकी तंत्र है ना, इसे संक्षिप्त रूप में हम परितंत्र कह देते हैं। इतना बड़ा नाम बोलेंगे पारिस्थितिकी तंत्र, इसे बोलेंगे सीधा परितंत्र। समझे? एक इकोसिस्टम इधर, एक इकोसिस्टम इधर, और बीच में दोनों ऐसा कुछ हुआ अचानक, बीच में एक पहाड़ आ गया और दोनों अलग हो गए। तो बीच में जो पहाड़ आया उन दोनों इकोसिस्टम को अलग नहीं कर दिया, दो इकोसिस्टम को अलग कर दिया। जो वो पहाड़ है ना, वो संक्रमण क्षेत्र पूरा का पूरा, वो संक्रमण क्षेत्र संक्रमिका, वही इकोटोन, यानी दो इकोसिस्टम को अलग करने वाला स्थान इकोटोन। समझे? ये दिखाई दे रहा तुमको पूरा पूरा सिस्टम दिखाई दे रहा है। अब ये दो भाग, इधर जलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र, इस स्थलीय पारितंत्र है तो पारितंत्री, जलीय पारितंत्र, स्थलीय पारितंत्र। एक समुदाय इधर होगा, एक समुदाय इधर होगा। समुदाय कह दूं ऐसे समझो, क्योंकि समुदाय मिल गई तो पारितंत्र बनाएंगे। तो तो यहाँ बीच में जो क्षेत्र, बीच वाला जो क्षेत्र किनारे है, जो बीच वाला जो किनारा है, इधर फिर यहाँ पेड़ आ जाएंगे। जो बीच वाला जो भाग है, यहाँ बीच वाला जो बीच वाला भाग दिखाई दे रहा, इसे हम संक्रमिका नहीं कहेंगे, इसे तो बोलेंगे इकोटोन। और किनारे क्षेत्रों पर, जो किनारे वाले क्षेत्र हो, भारत का नक्शा देखा, भारत के नक्शे में जहाँ पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में वहां बड़ी मात्रा में मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते। वे मैंग्रोव वन क्या करेंगे, समुद्र को तो अलग कर देंगे और स्थल को अलग कर देंगे मैंग्रोव वन, और बाढ़ आगे उन्होंने बाढ़ को आने से रोकेंगे। तो मैंग्रोव वन ना वहाँ संक्रमिका या इकोटोन का ही काम कर रहे हैं, वे इकोटोन बोल लेंगे उन्हें बोलेंगे संक्रमिका या संक्रमण क्षेत्र या इकोटोन बोल लेंगे। वे क्या करेंगे, वहां जलीय पारितंत्र को अलग कर दिया, स्थलीय पारितंत्र को अलग कर दिया। एक और डायग्राम दिखाता हूं, ध्यान से देखो सर। ये दिखाई दे रहा तुम्हें, बीच वाला भाग दिखाई दे रहा तुम्हें, ये ये वाला भाग जहां दो लाइन खींच रखी है दिख रही है, तो जलीय भाग अलग होगा, स्थलीय भाग अलग होगा। तो ये जो बीच वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, इस क्षेत्र को बोल देंगे इकोटोन। और देखो यहाँ लिख भी रखा, देखो इकोटोन लिख रखा, नहीं लिख रखा इकोटोन, बीच वाला भाग। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, दिखा, लिख रखा है इकोटोन, लिख रखा है, ये लिख रखा है, लिखा हुआ इकोटोन, देखो नीचे लिखा होगा इकोटोन। क्या दिख नहीं रहा, वैसे ही कर दिया, हाँ हाँ, क्या दिख नहीं रहा, वैसे ही कर दिया, हाँ हाँ लिखा हुआ।
देखो और समझो, देखो इकोटोन में क्या होगा, इकोटोन में देखिए क्या लिखा हुआ, स्पीसीज ओवरलैप इन इकोटोन। कुछ ऐसे जानवर होंगे, कुछ मछलियां, मान लो मेंढक, वो जल में भी रहेगा, स्थल में भी आ जाएगा, घूम फिर कर, और इधर तो जंगल में रहेगा, फिर इसी किनारे पानी पीने भी जाएंगे। तो इसका मतलब है ओवरलैप करते हैं। इकोटोन में जो क्षेत्र, इकोटोन में जो जानवर रहेंगे ना, वे जो स्पीसीज है वे ओवरलैपिंग करती है, जल में भी, इस इकोटोन में भी रहेगी, इसमें भी रहेगी, इसमें भी रहेगी। ऐसा समझो, मान लो एक बहुत बड़ा जंगल था, उसके बीच में हमने एक हाईवे गुजार दिया, वो हाईवे इकोटोन का काम करेगा। इधर की प्रजाति उसमें रास्ते में खड़ी रहेगी, इधर की प्रजाति रास्ते में खड़ी रहेगी। कभी हाथी खड़ा हुआ सड़क के बीच में, बस में लोग वीडियो बना रहे, वही तो इकोटोन है क्या वो? समझ आई बात यार? लेकिन उसे इकोटोन नहीं कहने के, क्योंकि वहां बीच में जंगल नहीं है ना, वहां रह नहीं सकता हो, ऐसा समझ में। लेकिन यहाँ जलीय भाग इधर, यहाँ स्थलीय भाग। अब ये बताओ, जहां नदी अपना जल गिराती होगी तो उस क्षेत्र में पक्का इकोटोन होगा नहीं होगा? क्यों होगा? इधर जलीय परितंत्र होगा और इधर हमारा स्थलीय परितंत्र होगा। जो बीच का जो क्षेत्र होगा, यहाँ बहुत सारे जानवर रहते होंगे, ऐसे जानवर रहते होंगे जो जल में भी रहते होंगे, ऐसे जानवर जो स्थल में भी रहते होंगे, वे इस क्षेत्र में आगे बसना स्टार्ट कर देंगे। ये एक संक्रमण, ट्रांजिशन फेज पैदा कर देंगे। ट्रांजिशन फेज का मतलब संक्रमण क्षेत्र पैदा कर देंगे। उस संक्रमण क्षेत्र को हम इकोटोन बोल लेंगे। बात समझ में आई? और भी देखेंगे उदाहरण, घबरा क्यों रहे? ये बताओ, ये जो क्षेत्र ये दिखाई दे रहा है, तो ये वाला बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम इकोटोन नहीं बोल लेंगे। जहाँ इस पल्ली तरफ यहाँ जो होगा समुद्र, जब समुद्र होगा तो यहाँ जानवर रह रहे हैं, इसे इकोटोन नहीं बोल लेंगे, इकोटोन। और भी देखेंगे, घबराओ मत, उदाहरण देखेंगे इकोटोन के। एक और देखो उदाहरण, ऊपर पूरा पहाड़ होगा, नीचे तालाब होगा, इसे किनारे दिख रहे हैं का साइड में किनारे, तो कुछ जानवर जो तालाब में रहते होंगे, सांप वगैरह, इसमें इस घास में जाकर छिप जाते होंगे नहीं कुछ जानवर, और कुछ उधर के भी जानवर होंगे, छोटे छोटे जानवर होंगे, स्पीसीज प्रजाति होगी, यहाँ छिप जाती होगी, इस क्षेत्र में रहकर अपना आवास बनाती होगी। तो इस क्षेत्र को हम ट्रांजिशन फेज कह सकते नहीं, संक्रमण क्षेत्र कह सकते नहीं कह सकते, इस संक्रमण क्षेत्र कह सकते, उस संक्रमण क्षेत्र को हम इकोटोन कह सकते नहीं कह सकते। तो कोई आसान भाषा में तुमसे पूछा जाए है क्या भला हो, ये इकोटोन है क्या भला? इकोटोन का मतलब है एक इकोसिस्टम दूसरा इकोसिस्टम, उनके बीच का क्षेत्र, दो इकोसिस्टम को जोड़ने वाला अक्षेत्र, दो इकोसिस्टम, दो पारितंत्र, दो सामुदायिक अक्षेत्र। दोबारा फिर समझ लो, दो सामुदायिक अक्षेत्र हो सको, इकोटोन कह सको, पारितंत्र कह सको, पारिस्थितिकी परितंत्र कह सको। दो पारिस्थितिकी परितंत्र एक इधर होगा, उन्हें अलग करने वाला या उन्हें जोड़ने वाला कह दो या अलग करने वाला कह दो, उनके जो बीच का क्षेत्र हो उस क्षेत्र को हम बोलते हैं इकोटोन। आसान भाषा में एक पारितंत्र ये हुआ, एक पारितंत्र ये हुआ, कितने पारितंत्र हो गए? दो। ये पहला वाला पारितंत्र, पारितंत्र, ये दूसरा पारितंत्र एक है पहले वाला, ये पारितंत्र दो हो, ये पारितंत्र दूसरा पारितंत्र। बात समझ आई? मान लो ये वाला हमारा पता क्या है, इधर ये हमारा स्थल, इधर हमारा जल, जल ये हमारा जल इधर साइड में। समझ में आया बात? यार जैसे जहां मैंग्रोव वन पाई जाते बीच में मैंग्रोव, तो जो बीच वाला जो क्षेत्र होगा ना, ये वाला जो बीच वाला जो क्षेत्र तुमको दिखाई दे रहा है, बीच वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, इस वाले भाग को हम इकोटोन बोलते हैं, इकोटोन। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं? इकोटोन को क्या बोलते हैं? संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण अक्षेत्र। एक दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं? संक्रमिका। तो बताओ इकोटोन संक्रमण क्षेत्र समझ में नहीं है? तो बताओ जो मैंग्रोव वन, नाम सुना है मैंग्रोव वन का? मैंग्रोव वन, ये मैंग्रोव वन इकोटोन का उदाहरण नहीं आएगा, क्योंकि किनारों पे जमेंगे, जो किनारों पे जमेंगे। मैंग्रोव वन कहाँ मिलेंगे? जो तटीय इलाके होंगे। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जा? गुजरात में। सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन गुजरात में तो पाया जा क्या? पश्चिम बंगाल में तो गुजरात में मिला सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन, तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन गुजरात में पाया जा, मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा गुजरात में पाया जा, ठीक। और एरिया सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, हमारे यहाँ से
तो जो मैंग्रोव वन गुजरात में पाए जाएंगे क्योंकि वहाँ दलदली भूमि ज़्यादा, जहाँ दलदली भूमि ज़्यादा मैंग्रोव वन मिलेंगे। और वे मैंग्रोव वन पता क्या काम करेंगे, वे मैंग्रोव वन दो इकोसिस्टम को अलग कर देंगे, एक इकोसिस्टम इधर हो जाएगा, एक इकोसिस्टम इधर हो जाएगा। तो जो बीच का जो क्षेत्र है ट्रांजिशन फेज है उसे हम इकोटोन बोल लेंगे, संक्रमण क्षेत्र से बोल लेंगे। वही हमारा बात समझ में आई है, ठीक। और इसमें जो जीव रहेंगे वे इस वाले पारितंत्र के भी होंगे, इस वाले पारितंत्र के हो सकते हैं। दो इकोसिस्टम कह दो या जैविक समुदाय कह दो, यहाँ भी जैविक समुदाय, इसे भी जैविक समुदाय कह सकते हो तुम, ऐसा कह सकते हैं ना। इसकी जगह हम समुदाय की वर्ड यूज कर सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र भी कह सकते हैं, जैविक समुदाय भी कह सकते हैं, जैविक समुदाय। तो परिभाषा तो खुद बन जाएगी, आया समझ। ये भी जैविक समुदाय है, जैविक समुदाय। बात समझ आई है। अभी सवाल देने वाला हो रहा था, सवाल आया हो यूपीएससी में, इसी सेम परिभाषा तो सवाल आया। इकोटोन का मतलब क्या है, क्या हो इकोटोन, इसी वर्ड को लेकर। तो दो जैविक समुदाय कह दो या दो पारितंत्र कह दो, उनके बीच का जो संक्रमण क्षेत्र वही तो इकोटोन कहलागा, आया समझ। और इसमें दोनों पारितंत्र के जीव रहते होंगे, दोनों पारितंत्र के जीव रहते होंगे इसमें। बात समझ में आई है, ठीक। उदाहरण मैंने तुम्हें दे दिया, नोट करके इसकी परिभाषा लिखो। चलो लिखो, नोट करो यहाँ तक इसे। इसके बाद हम खत्म कर रहे हैं आज की क्लास। फिर सामुदायिक संरचना क्या हो, लास्ट परिभाषा आज की है। इधर एक पूरा का पूरा लकड़ियों का जंगल दिखाई दे रहा, एक जंगल एक इधर, बीच में गैप आएगा, इसे बोलते हैं एज इफेक्ट, सामुदायिक संरचना। चाहे वो किसी भी कारण था, बीच में ऐसी प्रजाति आ गई होगी जो यहाँ घास उग नहीं पाई, बीच में जंगल उग नहीं पाया। इसके दो फायदे होंगे। इसका पहला फायदा ये होगा, अगर कभी इस जंगल में आग लगी ना तो ये एज इफेक्ट क्या करेगा, एक जंगल को बचा लेगा, समझ गए, पूरे जंगल का विनाश नहीं होने का। मान लो वन आग नहीं हो रही तो फायदा होगा नहीं होगा इसका। दूसरे नंबर पर जो इस क्षेत्र में रहने वाली अगर प्रजाति, उसमें इस जंगल में कोई रहने वाली प्रजाति, उसके अंदर कोई बीमारी उत्पन्न हुई, आया समझ में, और वो समाप्ति की ओर, और ऐसी प्रजाति इधर रहा, इस क्षेत्र में तो इफेक्ट पहुंचेगा, उसमें पहुंचने का नहीं, तो उसके बहुत फायदे हो। तो इसे हम एज इफेक्ट बोल रहे हैं, एज इफेक्ट। एज का मतलब हो किनारा, किनारा हो। इस संरचना एक प्रकार की, एक संरचना सामुदायिक संरचना है, दो समुदाय को अलग कर देती है। बात समझ में आई बात है। इससे कई सारे फायदे हो, कई सारे नुकसान हो, कई सारे फायदे हो, कई सारे नुकसान हो। ये एज इफेक्ट और भी दिखाता हूँ तुम। दिख रहा है एरिया पूरा का पूरा, दिख रहा है पूरा एरिया। दो बड़े जंगल नहीं है, बीच में कुछ ऐसी प्रजातियां उगी जिसकी वजह से जो बड़ी बड़ी घास है पनप ही नहीं पाई है। इधर वाली, ये वाली घास इधर बढ़ी नहीं पाई, बड़ी बड़ी घास, बीच में कुछ ऐसी प्रजाति आ गई बीच में। इसने क्या करा, जंगल की निरंतरता को तोड़ दिया। जो बड़ा बड़ा जंगल लगातार बढ़ता चला जा रहा ना, तो बीच में कुछ ऐसी प्रजातियां आ जा, समझ आई बात, या जो ना जंगल की निरंतरता को लगातार तोड़ देती है। जो जंगल की निरंतरता को लगातार क्या कर देती है, तोड़ देती है। जंगल लगातार बढ़ता चला जा रहा था, बीच में क्या कर दिया, तोड़ दिया। उसे हम एज इफेक्ट बोलते हैं, इसे बोलते हैं सामुदायिक संरचना। बात समझ में आया बात, या परिभाषा समझ में आई। एज इफेक्ट एक प्रकार की एक ऐसी संरचना हो जो जंगल की लगातार निरंतरता को तोड़ देती है, उसे हम सामुदायिक संरचना कहते हैं। बात समझ में आया। आज तो कुछ यूपीएससी ने सवाल नहीं पूछा इस पर, दाग सको सवाल कभी भी, जब उसका मूड बनेगा ना तभी पूछ लेगा क्या फायदा हो क्या नुकसान हो, तो हम इसके बारे में लिखेंगे, हेडिंग बनाओ कॉपी में। लिखो, देखो मान लो इधर घास भूमि है, एक घास भूमि, इधर घास भूमि ए है, और बीच में एक घास भूमि इधर साइड में इधर घास भूमि, ये घास भूमि बी है, और बीच में यहाँ भी घास तो पता लगा कैसे बनते होंगे, ऐसे बना है घास। जिसकी ड्राइंग अच्छी होगी मेरे पास लगाओ।
इन्हें कहा था जिसकी ड्राइंग अच्छी होगी मेरे पास आगा वो। क्या हुआ, बीच में बड़े जंगल आ गए नहीं आगे, घास भूमि की निरंतरता को तोड़ दिया, तोड़ते जो घास भूमि लगातार बढ़ती चली जा रही थी, अब इस जंगल में आगे लगे ना वो जंगल बच जाएगा। समझ में आई बात? ये सारा खेल किसका, सामुदायिक संरचना का। आया समझ में? अगर इसमें रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंच जाएगा ना, उसको बच जाएगा, उसमें नुकसान पहुंचेगा, ये बच जाएगा, ये बहुत जरूरी हो। ऐसे मान लो करो तुम जंगल में जाओगे ना, ये सब चीजें तुम्हें दिखाई देगी वहां से, ऐसे समझ में बीच में कोई रोड निकलेगी तो एज इफेक्ट का काम कर रही, एज इफेक्ट का नहीं काम कर रही वहाँ, इधर का जंगल तो बच जाएगा, फूक जाएगा, इधर का जो बच जाएगा, तो सही भी है, नुकसान भी देखकर इसका क्या नुकसान। बात सुनाइए। चलो पहले लिखो, किसी इकोसिस्टम में, इसमें लिखो सामुदायिक संरचना में, किसी इकोसिस्टम में कुछ प्रजातियां ऐसी होती है, इकोसिस्टम समझते हैं हिंदी में, पारितंत्र। किसी इकोसिस्टम में कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं किसी इकोसिस्टम में कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो इकोसिस्टम की निरंतरता को तोड़ देती है। टूट तो जिंदगी गई, जो इकोसिस्टम की निरंतरता को तोड़ देती है। जो इकोसिस्टम की निरंतरता को तोड़ देती है, निरंतरता को हम सततता भी कहते हैं। ब्राइट में सततता लिख दो, सत्ता ना लिख दियो, सततता लिखनी। इकोसिस्टम की निरंतरता को तोड़ देती है। इसका बेनिफिट क्या भाई, लाभ क्या है इसके, प्रॉफिट क्या है इसके? इसका बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ही होगा जैव विविधता को बढ़ावा मिलता। अगर ये जंगल गया ना तो वो तो बच ही जाएगा, तो इससे बेनिफिट, पहला बेनिफिट हो जैव विविधता को बढ़ावा मिलता। जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है, जैव विविधता, जीवों की विविधता। चढ़ावा नहीं है, बढ़ावा है। कभी ओम जय जगदीश हरे। दूसरा, मान लो कल को आपदा आती है, वनाग्नि क्या है, एक प्रकार की आपदा ही तो हो, उस आपदा घोषित कर दिया गया वनाग्नि को, वनों में लगने वाली आग को। आग लगी तो इसने तो बचाया, अगर ये ना होते तो इनमें भी आग लग जाती। तो इसका मतलब ये जो बीच का क्षेत्र, जो सामुदायिक संरचना, यो न जो आपदा उसे कम करने का काम करता। दूसरा पॉइंट लिखो, लिखो अवरोधक या आपदा शमन का कार्य करता है। अवरोधक या आपदा शमन का मतलब कम, आपदा शमन का कार्य करता है। अवरोधक या आपदा शमन का कार्य करता है। ठीक, चलो यहीं तक रखते हैं। कल को हम पर्यावरण की परिभाषा देखेंगे कि पर्यावरण कैसे कहते हैं। पर्यावरण की परिभाषा देखेंगे। जानते हो पर्यावरण की परिभाषा क्या हो? दुनिया में सबसे आसान परिभाषा भाई है, परी के चारों ओर का आवरण बना के लिखते तो दिमाग था, है ना। बचपन में एक बात यही दिल पर लगी थी, सारे मास्टर ने समझाई होगी तुम। तो कल को हम पर्यावरण की परिभाषा देखते हैं। पर्यावरण की वाली परिभाषा नहीं है जिसे तुमने समझ रखी। पर्यावरण की परिभाषा कानून के अनुसार है। यहाँ हमारे यहाँ एक कानून चला, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, उसमें पर्यावरण की परिभाषा लिखी भी, तो वो वाली परिभाषा बताऊंगा मैं। समझ में आई बात? वो वाली परिभाषा नहीं बताने का, परी के चारों ओर का आवरण पर्यावरण। समझ में आया बात? या तो 13 परिभाषाएं हमने पढ़ ली। इन तो जो सवाल पूछे हुए साथ साथ वो भी मैंने तुम्हें बता दिए, जहाँ जहाँ तो जो भी सवाल पूछा हुआ। धीरे धीरे कल को हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, उसका नाम है जैव भू रासायनिक चक्र। वो सबसे महत्वपूर्ण। जैव भू रासायनिक चक्र क्या हो, यूपीएससी का बहुत फेवरेट हो। आया समझ में? अच्छा, जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, इसे पढ़कर तुम छोटे छोटे बच्चों को इतना बेहतरीन करके पढ़ा सको, बहुत बेहतरीन तरह का। उन्हीं कॉपी में सराहा हो, उनकी किताबों में छोटे छोटे बच्चे, तुम 9वीं 10वीं 8वीं 7वीं 6ठी सब उनका ही हो, कहीं कहीं नहीं है। बात समझ में आई है? एक बार दिमाग में चीजें बैठ जाए तो, और देख लो जुड़ कहाँ रही जाएगा, कितने बड़े सिलेबस में जाकर जुड़ रही है।
इसलिए माइंड पूरी तरह शार्प होना चाहिए पढ़ते वक्त, एक चीज़ बहुत क्लियर कट पता होनी चाहिए। बात समझ आई है? तेरा परिभाषा मैंने पढ़ा दी, मैं तेरा की तेरा सुनूंगा कल को, समझ में आया? नोट्स बना लेना अच्छी तरह। चलो 5 मिनट के ब्रेक के बाद हम